तो ये कहानी होने वाली एक ऐसे लड़के की जो कि एक गॉडलेस वर्ल्ड जाता है जहाँ पे कोई भगवान ना हो, पर उसके पास ही ऐसी पावर है जिससे वो सबसे पावरफुल गॉड्स को समन कर सकता है। पर उसका नसीब तब बदल जाता है जब वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, और दूसरी दुनिया में जाते ही उसका स्वागत बड़े ही अच्छे अंदाज में होता है। तो अब आगे क्या हो सकता है वो जानने के लिए हमें इस एनिमे को पूरा देखना होगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। देखो, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है युकिटो, जो कि एक कल्ट लीडर का बेटा होता है और उसका बाप भी जॉनी सिंस से कम नहीं होता है। और जो उसका पूरा कल्ट होता है उसके सारे मेंबर होते हैं वो भी गंजे टकले जॉनी सिंस, जो कि एक गॉडेस को फॉलो करते हैं जिसका नाम होता है मिटामा। और युकिटो को उसके बाप की वजह से बचपन से ही काफी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा होता है, चाहे वो बात हो जंगली जानवरों के साथ खेलना या तो आग या पानी के झरने के साथ अपना नंगा नाच करना, जिस वजह से जवानी में अब युकिटो के कोई फ्रेंड नहीं बचे होते हैं। चलो, ये तो भूतकाल की बात होगी। वर्तमान में युकिटो होता है एक नई प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, जहाँ पे एक दिन जब वो अपनी क्रश के साथ चल रहा होता है तो उसके बाप के बंदे आते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं वहाँ से, और सीधा उसको एक बास्केट के अंदर डाल के बांध डालते हैं। इसके बाद युकिटो के फादर होते हैं उसे ले जाते हैं एक बहुत बड़े पहाड़ की ऊंचाई पे जिसके नीचे होता है समंदर। देखो, युकिटो को तो अभी तक यही लग रहा होता है कि उसका बाप पहले ये काफी बकैती करता रहता है, ये नई बकैती होगी कोई। तभी उसका बाप बोलता है कि बेटे आज मैं तुझे नीचे फेंक दूंगा, और उसके साथ वो अपने साथियों से बोलते हैं कि देखो आज मेरा लौंडा जाएगा पानी में, और अगर 3 दिन तक वो वहाँ पे सरवाइव कर लेता है उसके बाद मेरी राजगद्दी वो संभालेगा। अब कल्ट के सारे मेंबर होते हैं एकदम मजे में आ जाते हैं कि आज तो कुछ देखने को मिलेगा। युकिटो अपने बाप को समझाता है कि पिताजी ये अंधविश्वास कब तक पालोगे, पर उसका बाप उसकी बात पे घंटा ध्यान नहीं देता और अपने लौंडो को बोलता है फेंक दो साले को। पर उससे पहले युकिटो के फादर होते हैं वो उसके पास जाते हैं और उसे बोलते हैं बेटा देख, घबराने की कोई ज्यादा बात नहीं, क्योंकि तुझे बचाने के लिए मैंने तुझे कुछ दिया है, वो तेरे काम हमेशा आएगा। अब युकिटो की आंखों के सामने उसकी पुरानी पूरी जिंदगी आने लगती है, जहाँ पे वो सोचता है कि उसके बाप के कल्ट के चक्कर में उसे कितना कुछ सहना पड़ा है। वो तो यहाँ तक ढंग से कौन तक नहीं देख पाता था बेचारा। युकिटो के फादर उससे बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमारा ट्रेजर तुम्हारी रक्षा करेगा। और उसके बाद उसके सारे कल्ट मेंबर होते हैं युकिटो को पानी में फेंक देते हैं। अब युकिटो पूरी तरीके से होप खो चुका होता है कि नहीं भैया, जिंदा बचने के चांसेस ही नहीं है। पर अपने आखिरी वक्त में भैया सोच रहा होता है कि अगर भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं, मुझे मेरी अगली लाइफ में कैसी जगह पे रिइंकार्नेट करना है जहाँ पे भगवान एग्जिस्ट ही ना करते हो। लाइक ना कोई भगवान ना कोई धर्म, तुम्हारे ही पाप और तुम्हारे ही कर्म। अब मजाक सेट के जब युकिटो अपनी आंखें खोलता है वो नोटिस करता है कि उसके सामने गजब से ही बला होती है, यानी कि एक सुंदर सी लड़की होती है जो उसके औजार के साथ खेल रही होती है। उस लड़की के हाथ में एक किताब होती है जिसमें लिखा होता है कि भैया अगर तुम ये करोगे तो शायद बच जाए लौंडा। पर मामला थोड़ा हाथ से निकल जाता है, क्योंकि लड़की अपना काम इतनी शिद्दत से कर रही होती है कि लौंडे का कंट्रोल छूट जाता है, और बाकी क्या होगा वो तुम्हें पता ही है। अब युकिटो होता उस लड़की के साथ उसके गांव में आ जाता है, जहाँ पे वो लड़की उसे पहनने के लिए कुछ कपड़ों का जुगाड़ कर देती है और उससे सीधे सीधे माफी मांगती है कि उसने जो किया उसके लिए उसे माफ कर दिया जाए। इनफैक्ट युकिटो को यहाँ पे उसे थैंक यू बोलना चाहिए था, बट युकिटो बोलता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, तुमने मदद दी है, कोई बात नहीं है। और अब यहाँ पे ये जो लड़की होती है वो युकिटो को बोलती है कि ऐसा करो कि यार यहीं इसी गांव में रुको, मैं तुम्हारी अच्छी सेवा वेवा करूंगी, मजा आएगा। ये लड़की अपना नाम आरू बताती है, जिसको हम आर ही बुलाएंगे। आर होती है वो युकिटो से बोलती है कि देख भाई, तुझे कुछ भी चाहिए हो मेरे पास आ जाना, मैं पास ही में काम करती हूँ, भर पेट तेरा खाना वाना सब मैं देख लूंगी बस। अब युकिटो को यहाँ पे सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा होता है कि लगे रिवर्थ हो, ये एकदम मजे वाली बात है ये तो। वो अचानक से आर से पूछता है क्या यहाँ पे कोई गिल्ड है। आर थोड़ी कंफ्यूज होती है तो युकिटो बोलता है कोई एडवेंचरर गिल्ड जो हंटिंग वंटिंग करते हो। आर को लगता है कि युकिटो यहाँ पे काम करना चाहता है, इसलिए वो बोलती है कि अच्छा ठीक है मेरे साथ चलो। अब युकिटो भी खुश कि फाइनली वो एक एडवेंचरर बनने वाला है और अपनी जिंदगी अच्छे से जीने वाला है। पर यहाँ पे आर होती है उसे खेत में ले जाके छोड़ देती है, खेती करने के लिए यार ऑफ कोर्स। युकिटो बोलता है कि एडवेंचरर बनने के लिए टास्क काफी ज्यादा घटिया नहीं है। वो कुछ आगे सोचे या करे उससे पहले ही रॉय नाम का एक बंदा उसके पास आता है और बोलता है भाई गांव की सारी लड़कियां मेरी हैं और उनके ऊपर गंदी नजर बिल्कुल मत रखना। तभी दूसरा बंदा जिसका नाम क्लेन होता है वो उसके पास आ जाता है और वो बोलता है भाई क्यों परेशान कर रहा है छोरे को, और साथ ही साथ वो युकिटो को एक डैगर देता है और वो बोलता है कि भाई तेरे लिए मेरे पास बहुत बड़ा काम है। अब डैगर देख के युकिटो को लगता है कि नहीं यार, अब तो मेरी एडवेंचरर बनने की जर्नी शुरू हो गई है। युकिटो डिसाइड करता है कि वो अपनी जर्नी की शुरुआत कुछ गॉब्लिन्स को हरा के करेगा। तभी क्लेन बोलता है कि ये क्या बक रहा है भाई। युकिटो पूछता है भाई मुझे करना क्या है, तो क्लेन बोलता है कि चल मेरे साथ, और उसके बाद वो उससे अंगूर टूटवाता है। क्लेन बताता है कि उनके पास वर्कर नहीं है कटाई करने के लिए, पर युकिटो को लग रहा होता है कि शायद ही किसी तरीके का टेस्ट है जो कि पूरी शिद्दत के साथ वो दे भी रहा होता है। युकिटो को लग रहा होता है कि मे भी शायद उसे किसी अमाउंट में अंगूर इकट्ठे करने, जिसके बाद उसे बना दिया जाएगा एडवेंचरर। क्लेन उसे समझाता है बट वो समझने की कोशिश भी नहीं करता। अब युकिटो होता है वो पूरे दिन होता है वो मेहनत मशक्कत करता है और अंगूर इकट्ठे करता है, पर बिकॉज ऑफ युकिटो उन्होंने काफी सारे अंगूर होते हैं वो तोड़ लिए होते हैं।
पर उन लोगों के पास इन्हें इकट्ठा करने के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। इसलिए उनका मूड होता है कि अब जो भी हो अंगूर तो फेंकने पड़ेंगे। तो यूकिटो बोलता है ऐसा करते हैं कि मुझे मौका दो, मैं इन सबकी वाइन बना देता हूँ। और यूकिटो होते एकदम वचन का पक्का, भैया वाइन बना डालता है और पूरे गांव वाले एकदम खुश हो जाते हैं क्योंकि वाइन काफी ज्यादा रेयर और महंगी चीज है यहाँ पे। अब सारे लोग फन मार रहे होते हैं, बट यूकिटो सदमे में होता है कि नहीं यार, मैं तो किसी की हेल्प के पर्पज से कर नहीं रहा हूँ, तो ये हो क्या रहा है। देखो यूकिटो का मानना होता है कि अगर तुम दूसरी दुनिया में आ गए हो तो सबसे पहले डीमन लॉर्ड को पेलो, पर उसके साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा होता है। इनफैक्ट उसे तो अंगूर तोड़ के वाइन बनानी पड़ रही है। वो सोच रहा होता है कि वो काफी महीनों से यहाँ पे है, पर उसने करने के लिए काफी छोटे मोटे काम ही किए हैं, जैसे पेट्स को घुमाना, खाना खिलाना। जब सभी लोग होते हैं वो एकदम भंड हो चुके होते हैं, तभी आर वहाँ पे आती है और अपनी बड़ी बहन को बोलती है कि भैया तुम भी काम कर लो हमारे साथ। वो बोलती है कि नहीं यार। आर की बड़ी बहन बोलती है कि यार मेरी बहन तो एकदम बहुत अच्छी लड़की है। यूकिटो सोच रहा होता है कि दूसरी दुनिया में आके से दोस्त तो मिल गए हैं, बट वो जो चाहता था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब अगले दिन यूकिटो होता है वो खेतों में अपना फावड़ा लेके एकदम खेती कर रहा होता है। तभी अचानक से एक विलेजर होता है, वो भागता भागता आता है और बोलता है कि सब लोग यहाँ से भागो। अब ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि उसके पीछे एक मॉन्स्टर लग गया होता है और यूकिटो की आंखें चार हो जाती है। फाइनली उसने एक मॉन्स्टर को देखा है। तभी रॉय होता है उसके बाजू में आके बोलता है कि भाई ये एकदम अजीब लग रहा है बीस्ट हमको। यूकिटो बोलता है बात तो सही है, पर रॉय बोलता है कि भाई तू यहाँ से भाग और मैं इसे संभालता। अपने हाथों में निकालता है किताब और एकदम मंत्र वंत्र पढ़ना शुरू करता है। ये देख के यूकिटो एकदम खुश हो जाता है कि भाई को मैजिक आता है। और काफी मंत्र पढ़ने के बाद यहाँ पे रॉय बोलता है भाग बहन के भाई। वो दोनों साथ में भागना शुरू करते हैं। अब वो लोग भागते भागते गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमारा लौंडा एकदम दुखी होता है और गुस्से में होता है। रॉय बोलता है कि भाई फाइनली बच ही गए, पर यूकिटो बोलता है कि भाई हम भागे ही क्यों, हम उनसे लड़े क्यों नहीं। रॉय बोलता है देख भाई बेसिक बात है कि हम नहीं लड़ सकते, हमारे अंदर ताकत है ही नहीं। यूकिटो सोचता है कि यार मैं एक ऐसे वर्ल्ड में कैसे रह सकता हूँ जहाँ पे किसी को अपना बचाव करना ही नहीं आता। और साथ में वो रॉय से ये भी बोलता है कि बाय द वे वो बुक किस चीज की थी। तो रॉय उसे सिंपली बताता है कि असल में इस किताब में लिखा हुआ है कि इमरजेंसी के वक्त कितने हालातों में और कैसे भागा जाए। अब फाइनली यूकिटो ये मान चुका होता है इस वर्ल्ड में ना मैजिक है ना कोई किसी तरीके की खास चीज, पर उसे इस बार बुरा नहीं लगता है। वो मानता है ये बात कि उसने जो वर्ल्ड सोचा था वो इससे काफी ज्यादा डिफरेंट है, पर जो नए दोस्त उसे मिले हैं जो कि लिटरली उसकी परवाह करते हैं, ये जान के उसे काफी खुशी होती है। अब यूकिटो को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं बची थी। तभी आर होती है वो यूकिटो से बोलती है कि उसके आने के बाद उनका विलेज होता है वो काफी खुश रहने लगा है, इसलिए वो उससे पूछती है क्या वो हमेशा के लिए यहाँ पे रुक सकता है। यूकिटो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, और अपने मन में ये भी बोलता है कि हाँ यार वैसे करने के लिए मेरे पास और कुछ है भी नहीं, ना डीमन लॉर्ड ना कुछ, हमको यहीं रहना है। यूकिटो भी काफी खुश होता है क्योंकि अपनी पुरानी जिंदगी से वो काफी अच्छा फील कर रहा होता है। अब यूकिटो होता है वो जंगल में टहलने निकल जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये वर्ल्ड वर्क कैसे करता है, ना यहाँ पे भगवान है ना कुछ लाइक मैजिक भी नहीं, और यहाँ पे इतने बड़े क्रिएचर है उनसे लड़ने की क्षमता भी नहीं है इंसान में। लौंडा सरवाइव करे तो करे कैसे। तभी उसे एक जानवर की बॉडी मिलती है। अब वो सोच रहा होता है इस वर्ल्ड में गॉड तो नहीं है तो रिचुअल भी बिल्कुल नहीं होंगे, तो मुझे इसे डिस्पोज कहाँ करना चाहिए। जब वो चलते चलते आगे बढ़ता है अचानक से उसकी आंखों के सामने कोई परछाई आती है, लिटरली उसकी फट चुकी होती है। तभी वो नोटिस करता है ये और कोई नहीं बल्कि रॉय और आर होते हैं। यूकिटो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो आर बोलते कि यार तुम अकेले ऐसे निकल आए तो हमें परवाह हुई तो हम भी आ गए। तभी अचानक से यहाँ पे रॉय होता है, वो यूकिटो से पूछता है क्या हम लोग दोस्त हैं। यूकिटो बोलता है कि हाँ बिल्कुल यार। तो रॉय बोलता है कि भाई इस वर्ल्ड में कैसी फॉरबिडन बुक है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, और अगर तूने उसका जिक्र खुलेआम किया तो तुझे गायब कर दिया जाएगा। भाई लौंडा सदमे में ये क्या चीज है भाई। तो रॉय एक गहरी सांस लेता और उसे बताता है उस बुक का टाइटल है तो लड़कियों से बात कैसे की जाती है। अब वो सारे लोग होते हैं वो इंपीरियल कैपिटल में चले जाते हैं, जहाँ पे यूकिटो पूछता है कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो आर बताती है कि हमारा जो गांव होता है वो इंपीरियल कैपिटल के अंदर ही आता है। तभी रॉय होता है वो अपने हाथ से इशारा करके उसे एक जगह दिखाता है। वो बताता है इस चीज का नाम है इंपीरियल पैलेस, और यहाँ से ही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वो मॉन्स्टर से रिलेटेड हो या फिर किसी से भी। साथ में रॉय यूकिटो से ये भी बोलता है कि वो सिटी के किसी भी बंदे से बिल्कुल बात ना करे। यूकिटो बोलता भाई ऐसा क्यों। तो रॉय समझाता है कि यहाँ के सारे लोग होते हैं उनके विलेज के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब वो लोग जिस काम से यहाँ पे आए होते हैं वो तो डन कर लेते हैं, और उसके बाद वो लोग चलते चलते जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। वो एक चीज पीते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। अब यूकिटो यहाँ पे काफी कंफ्यूज होता है कि ये क्या हुआ। वो कुछ आगे सोचे उससे पहले आर होती है उसका हाथ पकड़ते और वहाँ से ले जाने लगती है। अब आर होती है वो यूकिटो को समझाती है कि जो कुछ अभी उसने देखा है उसका नाम है एंड ऑफ लाइफ सिस्टम, जहाँ पे जैसे ही पैलेस के अंदर से ऑर्डर मिलेगा कि इन बंदों को मरना है तो मरना ही पड़ेगा।
वो एक तरीके से उसे समझाती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं शायद एक तरीके से एआई समझ लो, उनको जो भी टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा वो वही करेंगे। अब आर होती है वो युकितो को अपनी एक दोस्त के बारे में बताती है जिसे कुछ लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम है कि लाइक तुम एक सर्टेन एज तक पहुंच जाओगे, इसके बाद तुम्हें अडॉप्ट होना ही पड़ेगा। अब अडॉप्शन के बाद वो लोग होते हैं उस लड़की का एकदम अच्छे से ख्याल रखते हैं, पर एक दिन ऐसा आता है जब कुछ गार्ड्स होते हैं उसके घर में घुसते और वो बोलते हैं कि आपको ऑर्डर मिला है कि आपको खत्म होना है। अब इस बात पे जो लड़की होती है ना, जो बच्ची होती है, वो बोलती है कि नहीं ऐसा गलत है। वो गार्ड्स होते हैं उस लड़की को थोड़ा बहुत कूटते हैं और उसके माँ बाप से बोलते हैं कि क्या तुमने इसे कुछ सिखाया नहीं क्या? तो वो लोग बोलते हैं भाई हमने सब सिखाया, इसने नहीं सीखा तो हम क्या करें, जाओ इसे ले जाओ कहीं और जाके अच्छे से खर्चा पानी दो और सिखाओ, हम क्या करें। अब ये सुनकर वो लड़की थोड़ी परेशान होती है। अब उसके पेरेंट्स ही उसे मेंटली अनफिट कह देते हैं, जिसके बाद जो गार्ड्स होते हैं उन्हें ले जाते हैं और एक अनजान सी जगह पे यानी गाँव में फेंक देते हैं। और यही होता है इस देश का सिस्टम। युकितो थोड़ा परेशान हो जाता है और उन लोगों से बोलता है क्या तुम्हें भी इस चीज का सामना करना पड़ेगा फ्यूचर में? तो रॉय बोलता है कि भाई हमारी चिंता मत कर, हम लोग काफी ज्यादा खास लोग हैं। अब वो लोग वापस अपने विलेज में जाने लगते हैं, तभी कोई बोलता है ये लोग डिफेक्टिव लोग हैं, इनकी परवाह क्यों करते हो? जिससे यार थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और अपने विलेज वापस आती है। अब रात में भैया युकितो आराम से सो रहा होता है, तभी यार उसके बिस्तर में घुस जाती है और उसे बताती है कि उसने बुक के अंदर कुछ ऐसी चीजें पढ़ी हैं जो कि वो युकितो के साथ ट्राई करना चाहती है। अब यहाँ पे आर के हाथ में होती हैं कुछ रस्सियां और कुछ मारने के हथियार। यहाँ पे आर होती है वो युकितो को बीडीएसएम के मजे देना चाह रही होती है। अब युकितो बोलता है कि ऐसे गलत काम हम नहीं करते, बट वो युकितो को बांध ही डालती है। अब थोड़े टाइम बाद आर अपने पूरे होशो आवाज में आते और बोलती है अरे सॉरी यार माफ करना। शायद उसकी इसी हरकतों की वजह से उसे डिफेक्टिव कहा जाता है और शायद इसीलिए ही उन लोगों को इस गांव में भेज दिया गया। तो युकितो अब इस गांव के बारे में जानने की कोशिश करता है। जहाँ पे आर होती है वो बताती है ये एक तरीके का आइसोलेशन कैंप है और उस चीज का सबूत है एक मार्क जो कि उनकी बॉडी पे है। और जो भी लोग होते हैं वो एंड ऑफ लाइफ सिस्टम का पालन नहीं करते या फिर उससे डरते हैं, उनको भैया विलेज से भी बेदखल कर दिया जाता है। इन शॉर्ट उन्हें भी खत्म कर दिया जाता है। पर उसे काफी खुशी होती है कि युकितो के पास ये मार्क नहीं है और जब वो उसे ये मार्क दिखा रही होती है युकितो बिल्कुल नहीं देखते, एकदम शरीफ है मेरी तरह, तुम तो ठरकी हो सालो। और वो युकितो से ये भी बोलती है कि वो शहर के लोगों से काफी अलग है, वो उनके साथ हंसता है, खेलता है, अपनी बराबरी पे मानता और एंजॉय करता है और यही बात है जो कि उसे काफी अच्छी लगती है। तो युकितो बोलता है कि शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे भी खास लोगों ने पसंद किया नहीं है और इस गांव में आके ही उसके शायद पहले दोस्त बने हैं। तभी अचानक से आर होती है वो युकितो से बोलती है कि तुम्हारा नेकलेस काफी अच्छा है। युकितो को याद आता है अरे वाह ये नेकलेस तो मेरे बाप ने दिया था, एक लकी चार्म बोल के, और पता नहीं कैसे ये भी इस वर्ल्ड में आ गया। तभी युकितो होता है वो आर से पूछता है क्या तुम्हें ये लॉकेट चाहिए, और वो चुपचाप उसके गले में वो लॉकेट डाल देता है। अब आर होती है उसका शुक्रिया अदा करती है और अब वो वहाँ से जाने लगती है सोने के लिए और जाते टाइम वो मुड़ के देखती है और वो अपने मन में बोलती है तुमसे मिलना मेरा सौभाग्य था। और अब सुबह हो जाती है जहाँ पे युकितो एकदम सो के उठता सोचता है कि चलो कुछ खा के आते हैं, पर सब कुछ सुनसान पड़ा होता है। और जब वो उस जगह के बाहर जाता है तो वो देखता है कि रॉय एकदम गंभीर हालत में जमीन पे पड़ा हुआ है। युकितो से पकड़कर वो बोलता है कि भाई क्या हुआ और बाकी के लोग कहाँ पे हैं? तो अब रॉय होता है इस जगह के बारे में से सब कुछ क्लियरली बताता है। वो बोलता है इस जगह पे उन लोगों को रखा जाता है जिन्हें लोग समझते हैं कि वो किसी काम के नहीं है और जो कि उनके लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और उन लोगों को जबरदस्ती मरने की सजा दी जाती है। और आज आर और उसकी सिस्टर का दिन आ गया और ये सुनते ही हमारा युकितो बोलता है तो ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? रॉय बोलता है ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता, पर मुझे आर की फीलिंग्स की परवाह है। युकितो डिसाइड करता है कि अपने दोस्तों की जान वो खुद ही बचाएगा और वो चलने लगता है। तभी क्लैन बीच में आ जाता है और बोलता है कि भाई लिफ्ट चाहिए के? अब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और हम देखते हैं आर को जो कि भरी बारिश में एक जगह पे बैठी होती है जहाँ पे उसकी बहन को लटका दिया गया होता है और अब बारी आ चुकी होती है आर की, वो भी जमीन पे ही गिर जाती है। अब वो यहाँ पे हार मान चुकी होती है कि शायद इस दुनिया में उसका यही आखिरी दिन है। उसे कुछ हो उससे पहले ही युकितो बाबा वहाँ पे आ जाते हैं और एकदम आके एंट्री मारते हैं और सैनिकों को पीटने लगते हैं। वो लिटरली एक को तो कूट ही देता है। अब उसके बाद सारे गार्ड उससे पूछते हैं कि बैंड के दिन है तू है कौन? तो युकितो बोलता है कि जिन लोगों को तुम खत्म करने की कोशिश कर रहे हो वो मेरे अपने हैं। युकितो होता है वो शिरिरू यानी कि आर की बहन की बॉडी देखता है तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। युकितो उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार उन्होंने इनके साथ ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि उन लोगों का कमांडर होता है जिसका नाम बिट्रैंड होता है। वो बताता है इन लोगों की गलती ये है कि ये मौत से डरते हैं। युकितो बोलता है पर मौत से डरने में क्या गलत है? तो बिट्रैंड बोलता है कि मौत कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना चाहिए इंसान को। अब जितने लोग इस एग्जीक्यूशन को देख रहे होते हैं वो बोलते हैं कि मरना हमारी ड्यूटी है। तभी बिट्रैंड होता है वो बोलने लगता है इन डिफेक्टिव लोगों के विलेज का होना ही हमारे एम्परर का रहम है। और इसी के साथ वो युकितो के अंदर अपनी तलवार डाल देता है जिसे देख के यहाँ पे यार एकदम सदमे में आ जाती है। पर बिट्रैंड होता है वो उसे भी नहीं छोड़ता और उसे भी मार डालता है।
युकिटो सोच रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पिछली बार उसके डैड की वजह से वो मर गया और इस बार ये। तभी वो अपने डैड को भी याद करता है, जहाँ पे उसके फादर ने कहा होता है कि हमारी गॉडेस मिटामा तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगी। वो बोलता है कि उसके बाप जैसे लोगों के साथ गलत हो तो चलता है, पर इस विलेज के मासूम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ये काफी गलत है। इसके साथ वो उस लॉकेट को पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर गॉडेस मिटामा सच में एग्जिस्ट करती हो तो आओ और हमारी मदद करो। अब ये जो लॉकेट यानी जो स्टोन होता है वो अचानक से ग्लो करता है उसके हाथ में और अचानक से ये हवा में चला जाता है और आसमान में बहुत कड़क तूफान मंडराने लगता है। अचानक से आसमान से एक छोटी सी बच्ची होती है, वो धरती पे आ जाती है युकिटो के पास। ये देख के बिट्रेन पूरी तरीके से हैरान होता है कि व्हाट द एफ यार, ये क्या हुआ। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे जो लड़की होती है वो युकिटो से बोलती है कि भाई क्या हुआ तन्ने। वो खुश होती है कि फाइनली यहाँ पे युकिटो ने उसे अपना भगवान मान ही लिया है। पर युकिटो की ऐसी हालत देख के उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है कि काफी सालों बाद युकिटो ने अपने भगवान को अपनाया है और उसकी पावर चाहता है, और अब अगर युकिटो ही नहीं बचा है तो इस बात पे उसे काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने पैरों के तलों से काफी ज्यादा जड़ें होती हैं वो निकालती हैं, जो कि सारे गार्ड्स को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। अब मिटामा होती है वो सभी को हील कर देती है, जिसके साथ युकिटो भी ऑब्वियसली हील हो ही गया है। अब आर भी होती है वो एकदम परफेक्टली ठीक हो चुकी होती है और तभी वो नोटिस करती है कि मिटामा होती है वो युकिटो के सर पे बैठी, वो भी नंगी। अब युकिटो भी काफी कंफ्यूज होता है, वो बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जिससे मिटामा काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो बोलती है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। और इसी के साथ वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बोलती है कि मेरा नाम है मिटामा और मैं हूँ तुम्हारी गॉडेस, और युकिटो को वो अपना सबसे बड़ा भक्त मानती है इस मूवमेंट पे। और अब आर होती है वो नोटिस करती है उसकी बहन शिरोरू होती है वो एकदम परफेक्टली ठीक हो चुकी होती है। मिटामा होती है वो युकिटो को बताती है कि असल में वो तो सिर्फ युकिटो को ही ठीक करना चाहती थी, पर उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि सभी ठीक हो गए। युकिटो काफी कंफ्यूज होता है, तभी वो ऊपर लोगों को देखता है जो कि बिना किसी रिएक्शन के वहां से चले जाते हैं। और अब हम गांव का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे बंदे हैरान हो गए होते हैं कि लौंडा लौंडिया ले आया। अब देखो भैया वो लोग काफी खुश हो जाते हैं कि फाइनली सदियों बाद एक लौंडा होता है वो वापस आया है लेके। और अब भाई डिसाइड करते हैं कि पार्टी वार्टी चलेगी आधी रात तक। अब एकदम अच्छे से पार्टी वार्टी चल रही होती, सभी एंजॉय कर रहे होते, पर युकिटो टेंशन में होता है। वो सोच रहा होता है उसने सीधा इंपीरियल कैसल के साथ पंगा लिया है, उसके फ्यूचर में क्या होगा उसे कुछ नहीं पता है। वो सोच रहा होता है उसे कुछ तो करना पड़ेगा इस विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके पास पावर के रूप में अभी सिर्फ मिटामा है। अब युकिटो होता है वो क्लैन से इस वर्ल्ड के इस रूल के बारे में पूछता है। क्लैन बताता है कि एंड ऑफ अ डेथ सिस्टम होता है वो कई 100 साल पहले यहाँ के एम्परर ने बनाया था। ये सुन के युकिटो हैरान हो जाता है कि 100 साल से ये बकचोदी चल रही है। फाइनली आई सेड बकचोदी। वो कुछ और जाने या सुने उससे पहले ही मिटामा आगे उसे पीछे से पेल देती है। देखो मिटामा बेसिकली एक बच्ची की तरह है, उसका बिहेवियर भी वैसा ही है। तो क्लैन पूछता है कि भाई ये छोरी कौन है। तो क्लैन बताता है कि असल में ये मेरे ही देश की रहने वाली है। अब युकिटो मिटामा से पूछता है कि वो अपनी पावर की मदद से क्या क्या कर सकती है। तो मिटामा बोलती है कि जो तू चाहे मैं सब कर सकती हूँ। अब यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो जाती है, पर लोग होते हैं वो अभी तक मिटामा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं एज अ गॉड, क्योंकि इस वर्ल्ड में गॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हालांकि यहाँ पे मिटामा उन सभी को जिंदा कर चुकी होती है, फिर भी भरोसा करना मुश्किल है। मिटामा बोलती है कि उसने सिर्फ लोगों को रिवाइव किया है और साथ ही जिन लोगों को उसने हजम कर लिया है उसे तो एक पल में ही तबाह किया जा सकता है। अब युकिटो एकदम खुश हो चुका होता है कि फाइनली यार मैं ऐसी बंदी का मालिक हूँ जो कि सबसे पावरफुल है। और अब वो सोचता है कि मिटामा के साथ मिलकर वो क्या क्या कर सकता है, तभी मिटामा वहां से जाने लगती है। वो पास ही में रखे कप के ऊपर मैजिक करना चाह रही होती है, जिससे वो वाइन के एक ग्लास को 2 ग्लास में बदल दे। वो अपना मैजिक यूज करती है पर ऐसा कुछ नहीं होता है, और जब वो अपने स्टेटस देखती है तो उसे पता चलता है इस वर्ल्ड में उसके 0 फॉलोवर हैं। इवन दो युकिटो भी नहीं मानता है। मिटामा युकिटो को समझाते है कि जितने ज्यादा उसके फॉलोवर्स होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी पावर होगी, और ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे भगवान को माना ही नहीं जाता वो एक यूजलेस बच्ची है। अब युकिटो नहा रहा होता है और साथ में ही मिटामा वहाँ पे होती है, जिससे वो पूछता है तुम्हें पावरफुल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो मिटामा बोलते कि ज्यादा कुछ नहीं, इस वर्ल्ड में मेरे फॉलोअर्स बढ़ाओ। तो युकिटो डिसाइड करता है इस दुनिया का पहला धर्म होता है वो ही निर्माण करेगा, और उनका सबसे पहला शिकार रॉय होता है। रॉय कोई बड़ा मुश्किल टास्क नहीं होता है, वो तुरंत ही मान जाता है। युकिटो होता है वो बता रहा होता है रॉय को उनका मकसद है एक धर्म बनाना जिसका नाम होगा सेल्वेशन, और उसका कल्ट लीडर होगा मारा लौंडा। अब देखो युकिटो का गोल होता है कि आर्मी यहाँ पे आए उससे पहले युकिटो को यहाँ पे मिटामा के 10,000 फॉलोवर करने हैं। तुम 100 के ही कर दो यार, बहुत नजदीक हूँ। मिटामा बोलती है कि अगर उसके इतने फॉलोवर हो गए ना तो वो पूरे इंपीरियल कैपिटल को एक ही बार में खाक में मिला देगी। अब यहाँ पे रॉय को बेसिकली एक चीज का होता है वो चेयरमैन बना दिया जाता है, जहाँ पे रॉय का काम होता है कि मिटामा की क्यूटनेस के जरिए वो उसके धर्म को स्प्रेड करेगा। वहीं पे युकिटो ये भी समझाता है कि अगर लोगों में अपना धर्म बनाना है तो चमत्कार दिखाने पड़ेंगे। यार कितना रियलिस्टिक लगता है ना, जितना तुम चमत्कार दिखाओगे लोग उतना ही तुम पे भरोसा करेंगे। पर अब वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इतनी जल्दी इतने सारे फॉलोअर्स किए कैसे जाएं,
तो अगली मॉर्निंग में वो लोग सभा लेके बैठ जाते हैं, जहाँ पे युकितो अपने बाप के दिए गए सारे टॉर्चर को याद करता है और वही भाषण यहाँ पेल रहा होता है, क्योंकि भैया अपने धर्म को बड़ा करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब मिटामा युकितो को ये भी बता चुकी होती है उसके पास काफी सारी पावर है, और अगर वो पावर वो लोगों को दिखाएगी तो भैया सिंपली फॉलोवर तो बन ही जाएंगे। उन लोगों ने मिटामा के लिए एकदम शानदार सा मंदिर टाइप की चीज बना दी होती है, जहाँ पे उसके लिए सब कुछ रखा गया होता है और सभी उसके सामने झुके ऐसी विनती की जा रही होती है। अब काफी भीड़ होती है, वो ऑलरेडी जमा हो चुकी होती है, तो युकितो होता है वो सभी गांव वालों को बताता है कि मिटामा होती है गॉडेस है। अब गॉड समझाएं तो जो चमत्कार कर सकता है, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, और भगवान तुम्हारे भूत वर्तमान भविष्य सबको जानते हैं। अब युकितो भाषण दे रहा होता है, पर जब तक वो दिखाएगा नहीं तो कैसे चलेगा। तो युकितो डिसाइड करता है कि वो मिटामा का एक जादू यहाँ पे दिखाएगा। तो वो आर को होता है वो आगे बुलाता है, और अब वो बोलता है कि आर के दिल में जो भावनाएं हैं या फिर जो भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो सामने आज क्लियर करेगा। और सब लगते हैं कि वैंचे आज ये सही बात जानने को मिलेगी हमको। अब यहाँ पे आर खुद भी कंफ्यूज होती है, वहीं पे ये सोच रही होती है कि कहीं युकितो को पता तो नहीं चल गया कि वो उसे पसंद करती है। युकितो बोलता है कि मिटामा अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे आर की ट्रू फीलिंग्स को बाहर लाएगी, जो कि काफी सरप्राइजिंग होता है सभी के लिए। आर भी काफी कंफ्यूज होती है और शर्मा रही होती है, क्योंकि भैया हमको तो मजा आ रहा है। युकितो होता है वो बताता है कि कोई जादूगर या फिर कोई फॉर्चून टेलर होता है वो कैसे भविष्य बताता है। वो बेसिकली तुम्हारी कमजोर कड़ी ढूंढता है, जैसे प्यार। अगर तुम्हारा पूरा ध्यान लव में है तो वो तुम्हारे लिए कोई अच्छी प्रेडिक्शन करेगा, जो कि बेसिकली चारा होता है लोगों को शिकार बनाने के लिए। युकितो को पूरा यकीन होता है कि ये मामला काम हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तब वो सोचते हैं कि उन्हें कुछ और करना पड़ेगा। तभी उन्हें एक आइडिया आता है। युकितो रॉय को एक डब्बे में बंद कर देता है और वो बोलता है कि जो भी मिटामा के मैजिक से जिंदा हुआ है उसके ऊपर किसी भी अटैक का कोई असर नहीं पड़ेगा। उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो रॉय को डब्बे में बंद करके तलवार चला देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं होता, रॉय के पेट में गड्ढा हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रॉय का हर लड़की पे दिल आ जाता है, वैसे ही उसका दिल होता है वो अभी मिटामा पे आ चुका होता है, जिस वजह से अगर मिटामा से उड़ने के लिए बोले तो वो उड़ेगा भी, और बेसिकली वो यही कर रहे होते हैं। अब वो उड़ने की कोशिश करता है पर ये नामुमकिन है। रॉय होता है वो बेवजह ही चुदे जा रहा होता है, उसे कुछ नहीं पता भाई। वो लोग होते हैं वो हर तरीका ट्राई कर लेते हैं कि कैसे भी करके फॉलोवर बढ़ाने, बट नहीं हो रहा होता है। वो थक गए होते हैं, हार गए होते हैं। युकितो बोलता है कि आज का दिन काफी ज्यादा टफ था, और ये बात मिटामा भी मानती है। साथ में आज वो अपने बाप की तारीफ करता है कि यार मान गए अपने बाप को कि साला कैसे न कैसे करके उसने इतने सारे लोग अपने कल्ट में जोड़ा था। कोई छोटी मोटी बात ना छोड़े, मतलब लोगों को स्कैम करने के लिए भी तो अकल चाहिए। अब अचानक से हम देखते हैं कि आर होती है अपने हाथ में एक बीस्ट को लेके आती है, जिसे देख के युकितो को लगता है कि शायद इंपीरियल आर्मी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। तो आर समझाते हैं कि ऐसी कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं हुई है, शायद इसे किसी चीज का साइड इफेक्ट हो गया है। युकितो बोलता है तो इसका इलाज करने के लिए कहीं पे ले जाओ इसे। तो शिरिरू होती यहाँ पे बताती है कि यहाँ पे ऐसी कोई जगह ही नहीं है, और इंपीरियल कैसल होता है वो नॉन ह्यूमन किसी चीज को भी ठीक करने की इजाजत नहीं देता है। वैसे इस बीस्ट का नाम चिलचिल रखा गया होता है। अब शिरिरू होती है वो आर को सांत्वना दे रही होती है कि यार होता रहता है, ये तो जिंदगी का पार्ट ही है। यहाँ पे शिरिरू बताती है कि ये चिलचिल होती है वो हमारी आर के लिए काफी स्पेशल है, और अब वो पूरी रात उसका इंतजार करते हैं कि कभी ना कभी तो ये मरेगी, तब तक साथ बिता लो जितने पल हो सके। जब सब कुछ खत्म होने ही वाला होता है तभी यहाँ पे हमारा युकितो कुछ हरी पत्तियां लेके आ जाता है। युकितो बताता है कि उसके पास एक रास्ता है जिसके जरिए वो चिलचिल को ठीक कर सकते हैं। बेसिकली वो यहाँ पे हर्ब्स लाया होता है, उसे कूट के दवाई पिला के यहाँ पे उसको ठीक करने की फिराक में होता, जो कि बेसिकली वो करता भी है। तभी मिटामा बोलती है कि अगर पुराना युकितो होता तो शायद वो ऐसा कुछ नहीं करता। तो युकितो बोलता है उसे मरे हुए काफी टाइम हो गया, अब तुम्हारे सामने एक नया युकितो है। अब चिलचिल की तबीयत और खराब होने लगती है और लगभग वो मरने ही वाली होती है। बेसिकली यार हर बार दवाई काम कर रही है जरूरी थोड़ी है। अब वो लोग एकदम डिप्रेशन, दुख और हर चीज में पहुंच चुके होते हैं कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं है। अब मिटामा काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो चुकी होती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब चिलचिल की लाइफ वो बचाएगी, और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं। और अचानक से चिलचिल भी होती है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। देखो चिलचिल तो यहाँ पे ठीक हो चुकी होती है, पर मिटामा की हालत पूरी तरीके से बिगड़ने लगती है। मिटामा बताती है कि असल में उसने पूरी पावर इस्तेमाल कर ली अपनी, जो पावर उसे मिली थी रॉय की फॉलोइंग से। पर इस बिहेवियर और इस अच्छे काइंडनेस के बाद अब जो दो लड़कियां यानी शिरिरू और आर होती हैं वो मिटामा के ऊपर भरोसा करना शुरू करती हैं, और फाइनली यहाँ पे उसके फॉलोअर बढ़ के 3 हो जाते हैं, जिससे उसकी थोड़ी बहुत पावर तो वापस आ जाती है। युकितो बोलता है अरे वाह, एक आध 2 फॉलोवर से इतनी पावर आ जाती है। तो यहाँ पे मिटामा समझाती कि शायद ऐसा नहीं है, पर शायद ये दोनों लड़कियां ही इतनी खास हैं कि इतनी पावर मिल गई है। युकितो होता है वो खुद की थियरी बनाने लगता है और बताने लगता है कि कैसे यहाँ पे मिटामा की पावर किस रेंज में बढ़ती है। मान लो जैसे इन 2 लड़कियों ने मिटामा पर विश्वास तब किया है जब उसने उनका जादू देख लिया है, बट अदर साइड अगर हम रॉय की बात करें, क्योंकि मिटामा एक लड़की है इस वजह से ही वो उसकी फॉलोइंग में है।
अब मिटामा भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते कि उन भड़वों को तो अब मैं बताऊंगी जिन्होंने मेरी फॉलोइंग लेने से मना कर दिया था, यानी बाकी के गाँव वाले। अब यहाँ पे मिटामा कुछ करे या फिर आगे बढ़े उससे पहले ही आर होती है, वो उससे उसकी थोड़ी हेल्प मांगती है मिटामा की। वो लोग बाहर जाते हैं और मिटामा की हेल्प मांगते हुए यहाँ पे आर कहती है कि जिन लोगों को यानी बेट्रेंड और बाकी के सोल्जर को वापस ले आए। यूकिटो बोलता कि पगला पगला तो नहीं गई हो, तुम्हें याद नहीं है कि बेट्रेंड ने तुम्हें और तुम्हारी बहन को मारने की कोशिश की है। तो आर एक बहुत अच्छी बात बोलती है कि शायद वो लोग सिर्फ अपना काम ही कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें हायर किया गया है। शिरुरु भी होती है, वो बोलती है कि अगर हमारे साथ और भी लोग होंगे तो काफी अच्छा होगा। यूकिटो को ये बात तो समझ आ रही होती है पर वो थोड़ा डरा हुआ होता है क्योंकि इंपीरियल आर्मी होती है, वो शायद उसके ऊपर हमला कर दे। वो सोच रहा होता है कि अगर बेट्रेंड जैसा एक पावरफुल वॉरियर उनके सामने आ गया तो क्या होगा। पर अब मिटामा होती है, वो अपने फॉलोवर की रिक्वेस्ट कैंसिल भी नहीं कर सकती है, जिस वजह से जिन फॉलोवर को उसने अपने अंदर झंझोड़ लिया था उन्हें वो वापस छोड़ देती है। और अचानक से धुएं से उठती हुई एक लड़की दिखती है जो कि सोच रही होती है कि ये क्या हो गया यार। यूकिटो सदमे में होता है, वो बोलते ये कौन है भाई, कड़क माल है वैसे तो। तभी सामने से वो लड़की बोलती है वो और कोई नहीं बल्कि बेट्रेंड है। मिटामा बोलती है सॉरी यार, गलती से तुम्हें लड़की बना दिया मैंने। ये सुनते ही बेट्रेंड बोलती कि ऐसा कर सीधा मेरा गला काट यहाँ से और मुझे खत्म कर, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए अपने को। अब मामला होता है वो थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेट्रेंड होती है वो जंगल में बैठी होती है, वो एकदम उदास होती है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी यूकिटो उसके पास आता है। बेट्रेंड अपनी तलवार निकालते और उससे बोलती है कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ है उसमें सब यूकिटो की गलती है। यूकिटो बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि इसमें मेरी गलती, और वैसे भी तुम अब इस हालत में तो इंपीरियल कैसल नहीं जा सकते। बेट्रेंड होता है वो यूकिटो के ऊपर अटैक नहीं कर रही होती है। यूकिटो बोलता है मैं तुम्हारी वफादारी की कदर करता हूँ। यूकिटो बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो, अब वो लोग तुम्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इन दी एंड ये बात बेट्रेंड भी अच्छे से समझ जाती है कि हाँ भाई अब सही बात कह रहा है। यूकिटो उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि चाहो तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो इन अ नाइट ऑन अ बेड, और मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा कि तुम्हारी जगह हमारे बीच में अलग ना हो। अब यूकिटो इतने अंदाज और दिल छूने वाली बात में बोला होता है तो कल का लौंडा होता है आज लड़की बन के शर्मा जाता है और एक्सेप्ट करता है कि अगर वो इंपीरियल कैसल जाएगा तो वो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो यूकिटो के साथ रहना ही फायदेमंद सौदा है। अब फिर से खेती वेती का सीन होता है, वो शुरू हो जाता है जहाँ पे सारे लोग एकदम मेहनत से काम कर रहे होते हैं और फिर से एक बीस्ट होता है वहाँ पे आ जाता है। इस बार भी सारे लोग होते हैं वो भाग रहे होते हैं, पर इस बार रिकी होता है वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। रिकी होता है वो सभी को बोलता है कि तुम लोग भाग जाओ, मैं से देखता हूँ। तभी अचानक से यूकिटो और मिटामा वहाँ पे आ जाता है और मिटामा डिसाइड करते हैं कि आज वो इसकी भी मदद करेगी। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक होली स्वॉर्ड बना देती है और उसे सीधा रिकी के पास में फेंक देती है और बोलती है कि इसका इस्तेमाल करो। और रिकी बिल्कुल ऐसा ही करता है और सीधा मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है, पर मॉन्स्टर उसे फेंक डालता है। स्वॉर्ड के घोड़े लग चुके होते हैं। तभी यूकिटो होता है मिटामा से बोलता है क्या तुम पागल वागल हो, तुम्हें खुद ही को नहीं पता ये स्वॉर्ड ज्यादा वक्त तक अगर पानी में रहेगी तो बर्बाद हो जाएगी। मिटामा बोलती है कि भैया जी माफ कर दीजिए, अगली बार ध्यान रखेंगे। यूकिटो बोलता है कि मैंने तुम पे भरोसा करके काफी बड़ी गलती कर दी। तो मिटामा बोलती है कि इसमें मेरी क्या गलती यार। अब अचानक से जो मॉन्स्टर होता है वो उनके चेहरे के एकदम पास आ जाता है। उनके घोड़े लगे उससे पहले ही बेट्रेंड वहाँ पे आ जाती है और सीधा उस मॉन्स्टर को ऊपर पेल देती है। पर अब इस बीस्ट को भी काफी गुस्सा आ चुका होता है कि बयान की दिन्नी हमको मारेगी, और अब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। बट बेट्रेंड भी होती है वो अपनी तलवार को रेडी करते और बोलती है कि तन्ने नहीं छोड़ेंगे आज। मिटामा भी होती है वो यहाँ पे बेट्रेंड की तारीफ कर रही होती है। तभी वो बीस्ट होता है वो बेट्रेंड की ओर बढ़ता है और बेट्रेंड होती है वो तलवार के एक ही स्लैश में बीस्ट के 2 टुकड़े कर देती है। अब ये चमत्कार देख के यूकिटो बोलता है कि मिटामा तुमसे ज्यादा काम की तो मुझे ये वाली लग रही है, और वो उसकी स्वॉर्ड स्किल देख के भी काफी हैरान हो गया था। तभी बेट्रेंड बोलते हैं कि वैसे तुम्हारा काम तो हो गया ना, चलता है ना इतना तो। और अब सब लोग एकदम शांत खुश होते हैं कि फाइनली और बच गए यार। यूकिटो को ये बात भी समझ आ चुकी होती है कि सिंपली यहाँ पे बेट्रेंड की तलवार स्पेशल है, पर ये काफी अच्छा मौका मिल चुका होता है उसे अपने धर्म को बढ़ावा देने का। वो सभी लोगों से बोलता है कि देखो बेट्रेंड होती है वो हमारी होली नाइट है और उसके पास स्पेशल पावर है बिकॉज ऑफ मिटामा, तो देख लो यार अगर तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे, हमारे धर्म को अपनाओगे तो एकदम मजा ही आ जाएगा। वो गांव वाले सिंपली छोटे मोटे किसान होते हैं और उन लोगों को यहाँ पे खेती के अलावा किसी धर्म के नाम की चीज के बारे में पता ही नहीं है। मिटामा बताती है कि असल में भगवान होते हैं जिनकी आप लोग पूजा करते हो। यूकिटो बोलता है बहन की दिनी मुंह बंद रख अपना। देन वो उन्हें समझाता है कि भगवान ऐसे समझ लो अगर तुम्हें अभी भी मदद की जरूरत है तो तुम्हारे साथ में खड़े हैं। गांव वालों को अभी भी कुछ समझ नहीं आया होता है, तो यूकिटो होता है वो सिंपली चिलचिल का एग्जाम्पल देके सभी को समझाता है कि देखो भैया जब भी तुम्हारी फटी में होगी तभी तुम्हारी मदद करने आएंगी गॉडेस मिटामा जी। देखो भैया दहशत में रहने के दिन खत्म हो चुके हैं, हमारे साथ हाथ मिला लो, जिंदगी जियोगे कमाल वाली। अब सारे गांव वाले एक्सेप्ट कर जाते हैं कि अच्छा ये बात है तो ठीक है एक्सेप्ट करते हैं और क्या। अब यहाँ पे ये मिशन तो हो जाता है। वहीं पे आर दूसरी और अपने रेस्टोरेंट के अंदर जो भी नया कस्टमर आता है पुराना आता है उन सभी को ये बोलती है कि तुम्हें फ्री वाइन मिलेगी अगर तुम यहाँ पे मिटामा के भक्त बन जाओगे। देखो बेसिकली इसे कहते हैं धर्म को अपना धंधा बनाना।
अब ये बात या फिर ये स्कीम होती है वो सभी में आग की तरह फैल जाती है और जो भी जिसको चाहिए होता है उस हिसाब से वो फॉलोवर बन जाते हैं। यूकिटो सोचता है कि अभी उसको अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी ही इम्प्रूव करनी होगी पर अपने मेन मकसद पे ही रहना है। अब यूकिटो होता है एक मटका बनाता है। बेसिकली उनको तो मटका नहीं पता क्या है, पर वो बताता है इस चीज के अंदर अगर तुम अपना सामान रखोगे तो तुम उसे अच्छे टाइम तक स्टोर रख सकते हो। जिसके बाद सभी लोग होते हैं वो इस चीज का होता है वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि लाइक अगर तुम ये लोगे तो अच्छे फायदे में रहोगे। देखो इस चीज को बनाने वाला कुम्हार होता है हमारा लौंडा रॉय। लिटरली यूकिटो होता है वो रॉय से बेधड़क काम करवा रहा होता है कि नौकर करे तुम्हारा। यूकिटो अभी उससे और भी काम करवाने वाला होता है और मिटामा भी होती है। वो बोलते है कि बेटे जल्दी जल्दी ये काम कर दे वरना तुझे दफन कर दिया जाएगा। लौंडे को कुछ पता ही नहीं है भैया, बोलता है कर रहा हूँ ना, चुपचाप बैठो ना। अब यहाँ पे कुकीज भी बनाई जाती हैं जिसके जरिए कुकीज दे के फॉलोवर बना दिए जाते हैं कि लाइक अगर एक कुकी ले रहे हो तो यहाँ पे लिस्ट में अपना नाम लिख दो, फॉलोवर बनाओ और लेके चले जाओ। अब जिससे यहाँ पे मिटामा की पावर भी होती है वो थोड़ी बहुत बढ़ रही होती है, जिसका इस्तेमाल करके वो हॉट स्प्रिंग बनाते हैं जिससे उनकी छोटी मोटी इंजरी हील हो सके। अब ये सारी जिद्दोजहद करने के बाद फाइनली मिटामा के 107 फॉलोवर हो गए होते हैं, पर मुझे तो 106 ही पसंद है। मिटामा काफी ज्यादा खुश होती है कि फाइनली इतने ज्यादा भक्त बन गए हैं। तभी यूकिटो बताता है ये उसका कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे गॉड या फिर भगवान धर्म कोई चीज ही नहीं है और उस जगह पे लोगों को कन्विंस करना कि तुम इस धर्म को अपनाओ ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। पर यहाँ पे हमारे लौंडे को कोई ज्यादा तकलीफ हुई नहीं होती है। लाइक अगर तुम किसी को चमत्कार नहीं दिखा सकते तो उनकी इच्छाओं को पूरा करके अपना फॉलोअर बना लो। मिटामा को ये बात थोड़ी पल्ले नहीं पड़ती है। तो यूकिटो समझाता है बेसिकली लोगों को जो भी चाहिए हम उनको वो चीज दे रहे हैं जिस वजह से लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, उनका कोई तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। अब ऐसे ऐसे करके वो लोग अपने फॉलोवर तो बढ़ा रहे होते हैं, पर यूकिटो को ये नहीं पता होता है कि कितने फॉलोवर के साथ वो लोग मैक्सिमम पावरफुल बन जाएंगे। और इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हमारा लौंडा होता है वो बेट्रैंड को अपने पास बुलाता है जो कि झटपट से आ भी जाती है और यहाँ पे उसने मेड आउटफिट पहना होता है, यानी लौंडे को लौंडिया बना के एंजॉय तो करेंगे ही। और अब वो उससे इंपीरियल कैपिटल के बारे में, कैसल के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है। यूकिटो बोलता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पे एम्परर के अंडर कितने सोल्जर्स हैं? ये सुन के बेट्रैंड थोड़ी हैरान होती है। वो यूकिटो को बताती है कि एम्परर के कंट्रोल में एक 20 लोगों की यूनिट है जो कि डायरेक्टली उनके लिए काम करते हैं। यूकिटो बोलता है क्या वो तुम्हारे ही बराबरी के हैं? तो बेट्रैंड बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। बेट्रैंड होती है वो आर्कॉन्स के बारे में बताती है हमारे यूकिटो को। वो बताती है कि उनमें इंडिविजुअली इतनी पावर से कहा जाता है कि वो एक बार में ही पूरे माउंटेन को तबाह कर सकते हैं। अब हम जंगल के अंदर एक आर्कॉन को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक जायंट बीस्ट को ऐसे ही हरा देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे जो मिटामा होती है वो आराम से खाना दबोच रही होती है, तभी हमारा लौंडा आके उससे पूछता है क्या एक पूरे के पूरे माउंटेन को तबाह कर सकती हो? वो बोलती है कि साले पगला वगला तो नहीं गया ना। पर जब वो रियलाइज करती है कि यूकिटो सच में सीरियस है, वो बोलती है कि अगर हम अपनी पुरानी दुनिया की बात करें तो हाँ वो इजीली ये सब कर सकती है क्योंकि वहाँ पे उसके काफी फॉलोवर्स थे, बट इस वर्ल्ड में उसके फॉलोवर कम है इसलिए ये करना काफी मुश्किल है। एटलीस्ट उसे 10,000 फॉलोवर तो चाहिए ही। यूकिटो बोलता है और हमारे पास तो सिर्फ 107 ही हैं। मिटामा को लगता है कि यूकिटो उससे इम्प्रेस हो गया, पर उसे तो लगता है कि साली कितनी यूजलेस लड़की है ये। अब अगले दिन हमारा यूकिटो होता है वो फिर से जाता है बेट्रैंड के पास उससे और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। यूकिटो ने बेट्रैंड को पेड़ से सटा लिया होता है, एकदम आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी की ओर अपने हाथ को ले जा रहा होता है। माहौल पूरा वेवी, एकदम मजे आ रहे होते हैं हैवी। अब बेट्रैंड भी एक्सेप्ट कर चुकी होती है कि आज तो माहौल बन ही चुका है तो कर लेते हैं। पर अचानक से यूकिटो होता है वो बेट्रैंड की तलवार निकाल लेता है और बोलता है कि असल में मुझे इसे चेक करना है। और वो नोटिस करता है ये स्वॉर्ड तो एकदम नॉर्मल है। तभी बेट्रैंड होती है उसे पीछे से कूटती कि साला मूड बना के छोड़ दिया और बोलती है कि मेरी तलवार वापस दो। यूकिटो बोलता है कि तुमने ऐसे कैसे किया? बेट्रैंड बोलती है क्या? तो बोलता है कि तुमने इस बीस्ट को एक ही स्लैश में काट दिया। कैसे? यूकिटो से बोलता है अगर इसमें कोई ट्रिक व्रिक है तो यार मुझे भी बताओ, हमें भी एंजॉय करने दो। तो बेट्रैंड तुरंत ही मान जाती है और एक बड़े से पत्थर के सामने खड़ी हो जाती है और बेट्रैंड वर्ड बोल देती है, जिसके बाद वो पत्थर के ऊपर अपनी तलवार चलाती है और इजीली वो पत्थर 2 टुकड़ों में बट जाता है। वो बोलती है कि ये बात नहीं कि तुम्हें यूज करना नहीं आता, तुम बेवकूफ हो। पर लौंडा ये समझ चुका होता है ये तलवार काफी ज्यादा खास है, इसलिए वो बेट्रैंड से बोलती है कि ऐसा करो, मुझे बताओ ये कहाँ पे मिलेगी, मुझे इसे खरीदना है। बेट्रैंड बोलती है कि इसे बेचा नहीं जाता मेरे भाई, बल्कि जो भी इंपीरियल आर्मी होता है उनके रैंक के हिसाब से उन्हें वेपन्स दिए जाते हैं और इन वेपन के साथ क्या हुआ होता है वो तो सिर्फ एम्परर को पता है। अब यूकिटो ने होता है वो रिलीजन एडमिन कम्युनिटी बनाई होती है जहाँ पे 3 ही लोग होते हैं जिनमें होता है क्लैन और शिरोरो। वो लोग पूछते हैं कि सिर्फ हम 3 ही क्यों? यूकिटो बोलता है कि तुम ही मुझे होशियार लगते हो पूरे विलेज में। और तो यहाँ पे चिल भी होती है जो कि मजे के लिए आई होती है। यूकिटो होता है वो उन्हें बताता है कि शायद ये शहर या गांव होता है वो खतरे में क्योंकि इंपीरियल आर्मी यहाँ पे आने वाली है। क्लैन इस बात को कंफर्म कर देता है। यूकिटो बोलता है कि यहाँ पे जो भी इंपीरियल आर्मी होती है वो किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकती है, तो हमें इस विलेज को ही शिफ्ट करना होगा। तो क्लैन बोलता है ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है मेरे भाई,
अगर उन्हें पता चला तो रास्ते में ही गेम बजा देंगे। यूकिटो बोलता है मैं जानता हूँ, पर हमारे पास 10,000 फॉलोवर नहीं है। वो लोग कंफर्म करते हैं क्योंकि गांव की टोटल पॉपुलेशन ही 2000 होती है, क्योंकि आइसोलेशन कैंप के रूल के मुताबिक 2000 से ज्यादा लोग रह ही नहीं सकते। ये बात हमारे लौंडे को समझ नहीं आती है। वो पूछता है इसका क्या मतलब हुआ, तो शिरोरू समझाती है कि इंपीरियल कैपिटल के आसपास काफी सारे ऐसे शेल्टर्स हैं जिनमें उन्हीं की तरह काफी सारे लोग हैं। अब वो लोग होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं जहाँ पे हमारा यूकिटो रात में जंगल में होता है। तभी क्लैन पूछता है कहीं तुम्हारा मकसद होता है वो कैपिटल को रन करने का तो नहीं कर रहा। यूकिटो बोलता है कि उसके पास कोई खास प्लान तो नहीं है, पर कैसे आगे बढ़ना है वो इतना अच्छे से तो जानता है। क्लैन बोलता है कि भाई मैं तुझसे काफी इम्प्रेस होता जा रहा हूँ। क्लैन का यही मानना होता है कि लोगों को आजाद रहना चाहिए, उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए। तो यूकिटो डिसाइड करता है कि अब वो इन सारे गाँव को होता है वो 500 साल आगे ले जाएगा, क्योंकि उसके पास तो दिमाग है फ्यूचर का, तो भैया ले जा सकता है। अब यहाँ पे महीना भर और बीत जाता है जहाँ पे यूकिटो होता है वो अपने दोस्तों से कहता है मेरे पास फाइनली प्लान हो चुका है 10,000 फॉलोवर करने का। क्लैन बोलता है भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, 2000 तो हमारे टोटल बंदे हैं। यूकिटो मिटामा को एक बात बताता है कि इस वर्ल्ड में कोई फैंसी गॉड या फिर उसका कोई फैंसी फाउंडर नहीं है। अब ये बात होती है मिटामा को थोड़ी हिट करती है कि नहीं यार ये नहीं बोलना था बस। यूकिटो का प्लान होता है कि जितने भी यहाँ पे मिटामा के फॉलोवर होते हैं उनको बिलीवर बनाना है। शिरोरू बोलती है आखिरकार ऐसा कैसे होगा, तो यूकिटो बताता है सिंपल है कि हमें मिटामा की पावर का इस्तेमाल करके लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि मिटामा में कुछ तो बात है। अब यूकिटो होता है वो मिटामा की हेल्प से होता है इस गांव को फ्यूचर तक ले जाना चाहता है, और अब मिटामा भी खुश होती है कि फाइनली यूकिटो होता है वो उसके ऊपर थोड़ा भरोसा कर रहा है। तो मिटामा भी होती है उसकी मदद करने का डिसाइड कर लेती है। इसके बाद वो एक ट्रैक्टर बनाती है और गांव में खेती हो रही होती है, जहाँ पे खेती करने वाला और कोई नहीं बल्कि रॉय होता है। पर गांव वालों के लिए ट्रैक्टर भी बहुत बड़ी चीज थी, उन्हें समझ ही नहीं आता कि व्हाट द भाई ये क्या है। अब यूकिटो होता है इस मूवमेंट का फायदा उठाने के बारे में सोचता है। वो सभी गांव वालों से बोलता है कि जो भी मिटामा की पावर पे विश्वास करते हैं वो इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी मर्जी आपकी। सब लोग उसकी बात होते हैं वो मान जाते हैं, पर मिटामा की यहाँ पे हालत बिगड़ जाता है बिकॉज उसके फॉलोवर की पावर एक बार में ही यूज कर ली होती है उसने। यूकिटो होता है वो मिटामा को ये भी बोलता है कि अब हमें काफी सारे ट्रैक्टर्स और ऐसी चीजें बनानी पड़ेंगी। सिंपली कहा जाए तो जो बेसिक फार्मिंग की चीजें होती हैं जैसे फावड़ा आवड़ा उसका इस्तेमाल नहीं करना है, सीधे आओ ट्रैक्टर पे जोत के चले जाओ। मिटामा हल्की बहुत परेशान हो गई होती है, पर उसके फॉलोवर होते हैं वो काफी अच्छे से बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी भी बढ़ती रहती है। वो काफी खुश होते हैं कि अब लोग होते हैं वो उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं। अब यूकिटो सोचता है कि अब आखिर हमें आगे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे आ जाती है अपने हाथ में पानी लेके। वो अंदर आते आते अचानक से ये होती फिसल जाते और उसके ऊपर ही उसका सारा पानी गिर जाता है और यूकिटो का पानी निकल जाता है। यूकिटो को इस चीज से भी एक अच्छा आइडिया आ जाता है। वो होता है पूरे गांव में नल की सर्विस दे देता है, लाइक पानी भरने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यूकिटो का मानना होता है कि पानी भगवान की देन है और यहाँ उसे लेने जाने के लिए किसी को मेहनत नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा और चलता है जहाँ पे यूकिटो होता है मिटामा की हेल्प से यहाँ पे लाइट का भी इजाद कर देता है। लिटरली ये चीजें होती हैं वो गांव वालों को काफी पसंद आ रही होती हैं, सभी लोग इस चीज को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। अब सभी की खुशी के बाद हमारा यूकिटो होता है वो क्लैन और शिरोरू को लेके एक जगह पे चला जाता है और दिखाता है ये जगह कैसी हो गई है। तुम इसे कैपिटल के साथ कंपेयर करोगे तो कैपिटल छोटा लगेगा तुम्हें इससे। जब यहाँ पे बिट्रेंड और सारे लोग होते हैं एकदम नजारे का मजा ही ले रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं मिटामा की गंदी वाली लग चुकी होती है, क्योंकि पावर यूज करने के बाद वो एकदम यूजलेस हो चुकी होती है। अब वक्त होता है वो थोड़ा और बीत जाता है जहाँ पे हमारे मिटामा के होते हैं वो 2000 से ज्यादा फॉलोवर हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से मिटामा के अंदर काफी सारी पावर आ गई होती है। यूकिटो ये मान चुका होता है कि गांव के सारे लोग होते हैं अब मिटामा के फॉलोवर बन चुके हैं, पर इतने काफी नहीं है और ये तो सिर्फ शुरुआत है हमारे अगले स्टेप की। तभी वहाँ पे रॉय आ जाता है और बोलता है कि जंगल में किसी ने बिट्रेंड को एकदम गंदा वाला पेला और एकदम घसीट के ले गया अपने साथ। अब यूकिटो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कौन पैदा हो गया अचानक से, और मिटामा की तो पावर का अलग ही क्रेज चल रहा होता है। यूकिटो होता है वो बिट्रेंड को देखने के लिए जाता है और वहाँ नोटिस करता है कि वो एकदम अधमरी हालत में होता है, जैसे उसे होश ही ना हो। बिट्रेंड अचानक से होश में आती है और बताती है कि सामने जो लड़की है वो एक आर्कॉन है जिसे ये विलेज तबाह करने के लिए भेजा गया है। इस लड़की का नाम एडर होता है जो कि इस विलेज को तबाह करने आई होती है, क्योंकि वो कैपिटल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की माँ बहने कर रहे हैं। एडर यहाँ पे कुछ लफड़े करे इतने में ही मिटामा वहाँ पे आ जाते रहो, बोलती है कि लफड़े लेने हैं तो बराबरी वालों से लेना, तुम्हारे सामने भी एक गॉड है। एडर होती है वो यहाँ पे पावरफुल अटैक होती है मिटामा की ओर कर देती है, जिस वजह से वहाँ पे आसपास एकदम धुआं ही धुआं हो जाता है। पर मिटामा होती है वो पत्थरों के साथ घिरी हुई होती है और एकदम सही सलामत होती है। मिटामा बोलते है कि बच्ची ये तुम्हारे बस की बात नहीं है तो किसी बड़े को भेजो। तभी यूकिटो भी हैरानी के साथ पूछता है कि आखिरकार एडर यानी एक आर्कॉन ने एक बीम कैसे फायर की लाइक अ मैजिक। तो बिट्रेंड बताती है यही तो असली पावर है आर्कॉन के वेपन्स की। एडर भी यहाँ पे हैरान होती है कि आखिरकार मिटामा के पास ऐसा तो क्या है जिसने उसके अटैक को रोक लिया। अब मिटामा होती है अपने शैडो सोल्जर्स को समन करती है, जिसे वो सीधा एडर के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देती है। पर एडर भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं होती है, वो अपने अटैक्स को उन लोगों के ऊपर फेंकने लगती है।
पर साथ में वो कंफ्यूज भी होती है कि आखिरकार ये हैं क्या। वहीं बेट्रैंड होते हुए पूरी तरीके से हैरान होते हैं कि आखिरकार मिटामा एक आर्कान से लड़ कैसे पा रही है। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि मिटामा एकदम है वो डोमिनेट कर रही है, पर युकिटो को अभी भी उसकी चिंता होती है क्योंकि उसको पता होता है कि एक आर्कान की पावर होती है वो 10,000 फॉलोवर्स के बराबर होती है, पर मिटामा के फॉलोवर्स सिर्फ 2000 होते हैं, तो यहाँ पे लफड़ा होने के चांसेस 100% है। एडर भी हार नहीं मानती, उसके ऊपर अटैक पे अटैक करती रहती है। तभी मिटामा होती है वो जमीन के नीचे से जड़ों को निकालती है और उसके हाथ को बांध लेती है, और जो भी ग्रास या जो भी प्लांट सोल्जर होते हैं जो आसमान में कूद गए होते हैं वो अचानक से नीचे आते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, और अचानक से एक बिग माउथ अपेयर होता है प्लांट का और उन्हें खा जाता है। ये देख के बेट्रैंड और युकिटो एकदम हैरान हो गए होते हैं कि व्हाट द फियर कैसे कर लिया इसने। अब मिटामा भी काफी खुश होती है और सीधा आके युकिटो से चिपकने लगती है कि देख ले यार मैंने कर दिया फाइनली। पर ये अभी तक खत्म नहीं हुआ होता है क्योंकि अचानक से वो मुंह होता है वो टूट जाता है और वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा ही धमाका हो जाता है। अब एडर होती है वो आसमान में फ्लोट कर रही होती है और अचानक से उसके हाथ होते हैं वो काफी सारे हो जाते हैं। वो बोलती है कि अभी तक मैं तुम्हारे साथ फुल पोटेंशियल में फाइट नहीं करना चाहती थी, पर अब है वो मौका बन गया है तो करनी ही पड़ेगी। मिटामा भी होती है वो अपने पावरफुल अटैक को यूज करने लगती है, पर उसके अंदर पावर नहीं बची होती है क्योंकि वो काफी सारे अटैक ऑलरेडी कर चुकी है। इसलिए वो एक स्नेक को होती है वो अपेयर करती है और सोचती है कि खत्म करते हैं एक ही बारी में, पर एडर होती है वो अपनी एक सिंगल बीम के जरिए उसे खत्म कर देती है। एडर होती है वो गुस्से के साथ बोलती है कि वो उनसे फाइट नहीं करना चाहती थी, पर उन्होंने इतना गुस्सा दिला दिया है कि अब तो बनता भी है, और अब वो इस पूरे विलेज को एक बार में ही तबाह करेगी, और वो अपने एक पावरफुल अटैक तैयार करने लगती है। युकिटो को चिंता हो रही होती है कि यहाँ पे एडर के सामने लड़ने लायक उनकी पावर है ही नहीं। अब मिटामा काफी ज्यादा दुखी हो चुकी होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि एडर जैसी एक छोटी मोटी बच्ची उसे हराने वाली है। तभी युकिटो होता है वो मिटामा से बोलता है कि वही उनकी आखिरी उम्मीद है, अगर वो हार गए मतलब सब हार गए। और ये सुनते ही मिटामा के अंदर होती है पावर बढ़ जाती है, वो बोलती कि यही ठीक है। मिटामा बोलती है कि वो ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी, पर युकिटो को उसके ऊपर इतना भरोसा है तो ये करना बनता भी है। अब मिटामा होती है वो दुनिया में जितने भगवान है उन सभी की पावर को थोड़ी देर के लिए बोरो कर लेती है। बेसिकली मिटामा एक ऐसी भगवान होती है जो वक्त आने पे दूसरे भगवानों की पावर को बोरो करके उनका इस्तेमाल कर सकती है। तो मिटामा होती है उस पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे एडर के साथ लड़ने की कोशिश करती है। अब उन दोनों के अटैक होते हैं वो आपस में टकराते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, और एडर की भी लग चुकी होती है कि लगता है आज तो गए। तभी अचानक से सभी गॉड्स की पावर होती है वो मिटामा से टाटा बाय बाय करके वहां से जाने लगते हैं, और मिटामा सदमे में होते हैं कि व्हाट द एफ अब कैसे जीतेंगे। अब मिटामा सोचते है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, और अचानक से जो शानदार सा अटैक होता है एडर का वो उनकी ओर बढ़ने लगता है। अचानक से ही वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा ही धमाका हो जाता है जहाँ पे एडर को थोड़ी बहुत तो चोटें आई होती हैं, बेसिकली आई तो होती हैं, पर मिटामा एकदम गंभीर रूप से घायल हो चुकी होती है। और जब युकिटो उसके पास जाता है तो फूट फूट के रोने लगते हैं और वो बोलते हैं कि मैं उसकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। युकिटो यहाँ पे मिटामा की चिंता तो करता है, पर वहीं उसे डर भी होता है कि एडर अभी तक है वो ऊपर खड़ी है, और इसी साथ में वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी होती है क्योंकि वो यहाँ पे किसी को हरा नहीं पा रही है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब खत्म करते हैं सारी बात को। अब एडर होती है एक शानदार सा अटैक होती है वहाँ पे चला देती है जिससे धीरे धीरे करके सारी जमीन होती है वो धंसने लगती है। युकिटो को लगता है कि शायद अब सब कुछ होता है वो खत्म होने वाला है, और ऐसा होने ही वाला होता है तभी कोई चुटकी बजा देता है, सॉरी भीम। अचानक से सब कुछ वहाँ पे क्लियर सा हो जाता है। जो कुछ चीजें अभी तक तबाह हो चुकी होती हैं वो धीरे धीरे करके वापस उसके ट्रू फॉर्मेशन में आने लगती हैं। युकिटो भी कंफ्यूज होता है कि भाई ये कैसे हुआ। एडर और भी सदमे में होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो समझ जाती है ये किसी तरीके का इल्यूजन था। तभी हम सामने क्लैन को देखते हैं। क्लैन बोलता है कि बहुत हुआ एडर, अब तुम्हें रुकना चाहिए। पहले एडर को कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, तभी वो रियलाइज करती है कि क्लैन और कोई नहीं बल्कि उसी का एक साथी लोकी है। एडर बोलती है कि उसने इंसानी फॉर्म में उसे नहीं पहचान पाया, तो यहाँ पे लोकी होती है वो बोलती है अगर तुम पहचान लेती तो बात ही क्या थी, पावर का भी तो कोई फर्क होता है। अब युकिटो और उसकी टीम पूरी तरीके से सदमे में होती है कि ये क्या हो रहा है भाई। तभी क्लैन बोलता है सुविधा के लिए खेद है, बट क्लैन नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने इतने दिनों तक मुझे इतना ज्यादा अच्छा ट्रीट किया। अब लोकी होती है वो अपनी ट्रू फॉर्म में आने लगती है। वो बताती है कि उसका नाम लोकी और वो एक मेन आर्कान है। अब सभी का दिमाग एकदम से चुप सा गया होता है कि नहीं यार ये क्या हो गया। लोकी बताता है कि वो यहाँ पे इसलिए छुपा था क्योंकि वो जानना चाहता था कि ऐसे लोग कैसे रहते हैं और उनके बारे में कैसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। तभी एडर होती है वो काफी गुस्से में आ चुकी होती है। वो बोलती है कि तुम्हें लगता है ये सब करने के बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, और वो अपने एक अटैक को उसके ऊपर फेंकने वाली होती है। तभी वो वहां से गायब हो जाती है। लोकी युकिटो के पीछे आती है और वो बोलती है युकिटो भाई देखो यार अभी सही मौका है, अगर तुम चाहो तो एम्परर को खत्म करने का ये एकदम सही और बढ़िया चांस है। युकिटो भी सदमे में होता है कि आखिरकार एक आर्कॉन हमारी हेल्प क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी और एडर बोलते हैं कि आखिरकार तुम उन लोगों के साथ मिलकर एम्परर को खत्म करना चाहते हो। वहीं युकिटो भी अपना दिमाग चलाता है। वो बोलता है कहीं ये सब भी तो एम्परर की ही कोई चाल नहीं है। लोकी बोलती है
या बोलता है व्हाटएवर। देखो यूकिटो, मेरा मकसद तुमसे कुछ अलग नहीं है। तुम चाहते हो एम्परर को तबाह करना, मैं चाहता हूँ एम्परर को तबाह करना। अब ये सुनते ही एडर को काफी गुस्सा आता है। वो बोलती है कि अब ये सब हो रहा है तो खत्म ही कर देते हैं सब। वो अपना एक अटैक करने जा ही रही होती तभी अचानक से लोकी उसके पीछे आते और उसके अंदर खंजर घुसाती है। देन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती हुई उसके हाथों को बांध डालती है। यूकिटो अभी भी सदमे में होता है। तभी वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे लोकी ने बेट्रैंड को भी बांध दिया होता है। अब लोकी होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ऐसा करो, हमारे साथ आगे चलो। वो लोग होते हैं वो इंपीरियल कैसल के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पे सभा होते हुए पूरी तरीके से सोल्जरों से भरी होती है और वो लोग यहाँ पे एम्परर के चैम्बर के बाहर पहुंच चुके होते हैं। अब वो लोग होते हैं वो और आगे चलना शुरू करते हैं और चलते चलते फाइनली वो एम्परर के सामने पहुंच जाते हैं, जो कि सिंहासन पे बैठे होते हैं। लोकी होती है वो अचानक से यूकिटो को इशारा करती है और वो बोलती है कि अब तुम्हारी बारी है। वो कुछ करे उससे पहले ही एडर होती है वो अचानक से भागती है और यहाँ पे एम्परर के सामने जाके गिर पड़ती है। वो बोलती है कि मैं मानती हूँ कि मैं अपने मिशन में फेल हो चुकी हूँ और मैं इस चीज के लिए माफी मांगती हूँ और सजा के लिए एकदम तैयार हूँ। एम्परर होता है वो एडर और लोकी की तारीफ करता है कि तुम लोगों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। साथ ही वो यूकिटो से ये भी बोलता है कि मैं कब से इंतजार कर रहा था कि तुम जैसा कोई मेरे पास आएगा, मुझसे बातचीत करेगा मेरे ब्रदर। यूकिटो सोचता है कि मुझे भी कमबैक की तैयारी करनी ही चाहिए। तभी अचानक से एम्परर ये भी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड में पहला रिलीजन होता है वो स्थापित करना चाहते हो। पर यूकिटो अचानक से एक सदमे में और आता है कि इसे गॉड के बारे में कैसे पता है, क्योंकि एज आई नो इस वर्ल्ड में गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब ये सब चल रहा होता है तभी मिटामा को एकदम बोरियत छा रही होती है कि यार ये सब क्या है, तो वहाँ पे वो टहलने ही लगती है। यूकिटो अभी भी सोच में पड़ा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मिटामा होती है पिलर के पास जाके कुछ करती है जिससे कुछ लोग होश में आ जाते हैं। मिटामा ये रिवील करती है कि इस पिलर के अंदर ऐसी पावर है जो कि यहाँ पे खड़े हुए हर इंसान का बिहेवियर चेंज कर रही है। और ये भी बताती है कि अभी तक एडर और जो यूकिटो होते हैं किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि एक खाली कंकाल है। सिंपली कहूँ तो ये सिर्फ यहाँ के एम्परर का इल्यूजन होता है। अब सारे पर्दे इल्यूजन होते हैं वो हट जाते हैं और सारी जगह सामने आने लगती है। यूकिटो और एडर खासकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं ये क्या हो रहा है। तभी लोकी बोलने लगती है कि मुझे पता था कि मिटामा इस राज को जल्दी ही सभी के सामने ले आएगी। वो सीढ़ियों पे चलते चलते यहाँ पे यूकिटो को बताते हैं कि यहाँ पे जो कुछ अभी तक उन्होंने देखा है वो सिर्फ और सिर्फ आंखों का छलावा है। और वो राजगद्दी के पास जाके यहाँ पे पुराने एम्परर के कंकाल को मारती है लात, जिससे वो कंकाल होता है वो जमीन पे जाके सीधा एडर के कदमों में गिरता है। अब एडर कुछ भी बोलने की हालत में रही ही नहीं होती है। एडर बोलती है कि इसका मतलब तुमने ये राजगद्दी के लिए ये सब किया है। तभी लोकी ये रिवील करती है कि एम्परर को मरे हुए तो कई साल हो गए हैं और जो कुछ अभी तक यहाँ पे चल रहा है वो सिर्फ यहाँ के सिस्टम और चीजों की वजह से है। एम्परर ने जो सदियों पहले यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे इन मशीन के जरिए यहाँ पे चालू हुई हैं। वो बताती है कि कई सालों से इन चीजों को वो जानती आई है पर वो किसी भी तरीके से इस चीज को बदल नहीं सकती है क्योंकि उसे किसी भी मशीन के बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं। वो बताती है इन मशीन के जरिए यहाँ पे जो कुछ चलता है उन सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है और कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए वो कंक्लूड किया जाता है, चाहे वो समस्या खाने की हो या फिर आंधी तूफान की हो। सिंस वो ये भी क्लियर कर देती है कि कई सालों से इस जगह को कंट्रोल करने वाले और कोई नहीं बल्कि लोकी होती है। एडर अभी भी सदमे में होती है कि आखिरकार ये सब क्या कह रही है। यूकिटो एक बात समझता है, एम्परर को मरे हुए सदियां हो गई फिर भी लोगों के मरने के बाद को रोका नहीं गया और जो मशीन यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं वो उसके टाइम से काफी ज्यादा आगे हैं जिसके बारे में यूकिटो को समझना नामुमकिन है। तभी मिटामा होती है वो यहाँ पे क्लियर करती है कि वो अपनी दुनिया के टाइम से 1000 साल आगे है, 1000-2000 साल, जो कि तुम्हारी दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी है। अब यूकिटो एकदम सदमे में आ चुका होता है। तभी यहाँ पे मिटामा क्लियर करती है कि तुम्हारी दुनिया होती है वो खुद के लोगों के हाथ ही तबाह हो गई थी, पर जो लोग होशियारी के साथ वहाँ पे जिंदा बच गए थे उन्होंने एक नई सिविलाइजेशन तैयार की। उन्होंने अपने दिमाग से सारी मान्यताओं को खत्म सही कर दिया और दुनिया इतनी आगे बढ़ गई। यूकिटो होता है वो अचानक से मिटामा को पकड़ता और वो बोलता है आखिरकार ये वर्ल्ड क्या बन गया है। मिटामा बोलते कि कंफ्यूज ना हो लाडले, अभी समझाती हूँ। बेसिकली जिस जगह पे तू है, जिस देश में तू अभी खड़ा है वो और कुछ नहीं बल्कि तेरा ही अर्थ है। सिंपली कहा जाए तो मैं तुझे इसी दुनिया में कई साल आगे ले आई हूँ। वो बहुत ज्यादा घबरा चुका होता है। वो पूछता है कि आखिरकार वो इस जगह पे उसे भेजा ही क्यों उसने। मिटामा बोलते कि बेटा तू यही तो चाहता था। यूकिटो सोचता है कि हाँ यार, जब यूकिटो के बाप ने उसे पानी में फिकवा दिया था तब की ये बात है। वो बताती है कि जब यूकिटो पानी में डूब रहा था उसने एक इच्छा मांगी थी पर उस इच्छा को पूरा करना उस टाइम लाइन में पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसे भविष्य में ही जाना पड़ेगा। अब वो यूकिटो से बोलती क्या उसने सब कुछ सही किया। अब यूकिटो धीरे धीरे करके सारी बातें समझ रहा होता है कि उसकी एक बात से पूरी दुनिया तबाह हो गई। लोकी होती सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। वो बोलते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, मशीन तबाह करके एम्पायर को तबाह करते हैं। यहाँ पे एडर होती है वो लोकी से बोलती है कि आर्कान्स को एम्पायर की रक्षा के लिए बनाया गया था और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। लोकी बोलते कि सिंपली कहा जाए तो मैं इस नौकर वाली पद्धति को तोड़ना चाहती हूँ। मिटामा होती है वो तुरंत ही मशीन को तबाही करने वाली होती है। तभी लोकी यूकिटो को देखती है और अचानक से यूकिटो उसके ऊपर पैर चला देता है। लोकी उसे डॉच नहीं कर पाती और अपने हाथ से तलवार निकाल के यूकिटो की ओर बढ़ने लगती है। यूकिटो तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ की कलाई को मोड़ के उसे जमीन पे ले आता है।
अब उसके गले पे उसी की खंजर रख के बोलता है कि चल अब भौंक। चल मैं बताता हूँ। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि आर्कान्स होते हैं वो इस कैसल के मेन रूम के अंदर यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर सीधे सीधे बताऊं तो मुझे ये भी नहीं लगता है कि जो इल्यूजन अभी हम लोगों ने देखा वो तुम्हारा बनाया हुआ था, क्योंकि अगर यहाँ पे पावर यूज ही नहीं की जा सकती तो तुमने कैसे किया। और अगर ऐसा होता भी तो तुम अकेले ही ये सारा काम कर सकती थी। यूकिटो लोकी का मकसद पूछता है कि आखिरकार वो इस सिटी को क्यों तबाह करना चाहती है। वो कोई जवाब नहीं देती है तो यूकिटो उसकी खंजर को उसके गाल के पास दे मारता है। इसे थोड़ा बहुत तो खून बह ही जाता है, पर उसे वो फिर भी एकदम सही जवाब नहीं दे रही होती है। वो अपनी असली इच्छाओं को वहाँ पे दबा रही होती है। यूकिटो काफी गुस्से में आ चुका होता है और वो उस खंजर को उसकी और बढ़ाने लगता है। वो बोलता है कि सच सच जवाब दो, ऐसी बातें ना बढ़ाओ। लोकी बताती है कि एक जो असली भगवान होता है वो कभी भी एक इल्यूजन को पकड़ सकता है। अगर सिंपल टर्म में कहा जाए तो आर्कान भी होते हैं वो एक तरीके से भगवान ही हैं। मिटामा की तरह अगर हमारे ज्यादा फॉलोवर होंगे तो हमारे पास भी काफी पावर होगी। लोकी ये भी बताती है कि उसके पास करंट में जितनी पावर है उससे वो पूरे एम्पायर को एक बार में ही तबाह कर सकती है। वो अपने पावर बढ़ने का रीजन बताती है। वो इससे पहले भी काफी आइसोलेशन कैंप्स के अंदर जा चुकी है और अपनी पावर्स दिखा के उसने काफी फॉलोवर्स गेन किए हैं। वो ये भी बताती है कि आर्कान्स भी एक तरीके से भगवान को बनाने का एक जरिया है। यूकिटो बोलता है लोकी से, तुम भगवान बनने का नाटक करना चाहती हो है ना। लोकी बोलती है कि मैं कोई नाटक नहीं करना चाहती, मैं एक असली भगवान बनना चाहती हूँ। लोकी ये भी बताती है कि ये प्लान होता है उसने बाकी आर्कान के सामने भी रखा होता है और वो तुरंत ही झट से मान गए होते हैं। लोकी यूकिटो से बोलती है कि ऐसा करते हैं इस पैलेस को तबाह कर देते हैं। यूकिटो भी ज्यादा नहीं सोचता और बोलता है अच्छा ठीक है भाई कर देते हैं। ये सुन के लोकी भी हैरान हो गई होती है। तभी यूकिटो बोलता है कि एक आजाद दुनिया किसे पसंद नहीं होगी। यूकिटो अपने पास से जो खंजर होता है वो राजगद्दी की ओर फेंक देता है और मिटामा अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पूरी की पूरी जगह को तहस नहस कर देती है। आप जो सिटी के अंदर जितने लोग होते हैं इस चीज को बाहर से देखते हैं वो हैरान हो रहे होते हैं, साथ में सोच रहे होते हैं क्या एम्परर ठीक होंगे। अब लोकी होता है वो यहाँ पे यूकिटो से बोलता है कि गॉड्स का एक नया एरा शुरू होने वाला है। यूकिटो बोलता है कि एकदम सही जवाब है तुम्हारा, पर एक बात क्लियर है, मैं तुम्हारी जगह मिटामा को भगवान बनाऊंगा और बाकी आर्कान्स को होता है मैं खत्म कर दूंगा। यूकिटो बोलता है कि देखो आर्कान्स होते हैं वो फेक गॉड हैं और रियल गॉड के सामने जीतने का उनको कोई चांस ही नहीं है। इसके बाद लोकी होता है वो एडर को यहाँ पे यूकिटो के पास ही छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन टावर टूट गया है तो एडर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो उसके लिए तो वो यूजलेस ही है। लोकी उसे ये भी बोलता है कि वो एडर के साथ कुछ भी कर सकता है। अब उसके बाद लोकी वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे यूकिटो बोलता है कि जो भी हो जाए वो विलेज को प्रोटेक्ट करके ही रहेगा। तो लोकी भी बोलने लगती है कि देखो यार मैं भी भगवान बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वहीं दूसरी ओर एडर पूरे सदमे में होती है। वो सोच रही होती है कि आखिरकार अब वो जिंदा क्यों है। यूकिटो बोलता है कि जिंदा हो तो हो, इसमें दिक्कत क्या है। देखो एडर को हमेशा से यहाँ पे अपने मालिक की जी हुजूरी करने की आदत थी, पर अब उसका मालिक ही नहीं रहा है तो वो किसके लिए सारा काम करे। अब इसके लिए वो यूकिटो को ब्लेम करने लगती है कि अगर वो नहीं होता तो आज ये सब पता ही नहीं चलता और सब नॉर्मल चलता। यूकिटो बोलता है कि चाहे मैं यहाँ पे नहीं आता तो तुम लोग भी मारे जाते। ये सुन के एडर होती है वो फूट फूट के रोने लगती है। यूकिटो होता है वो एडर को सांत्वना देते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, साथ में हेल्प करूंगा बाकी आर्कान्स को हराने में। यूकिटो बताता है कि हर आर्कान्स के पास एक स्पेशल वेपन या स्पेशल पावर है। अगर तुम उन्हें हरा के उन पावर्स को गेन कर लेती हो तो हमारे पास एक बहुत ज्यादा पावरफुल पावर होगी, जिसके बाद हम चाहें तो नया सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। पर एडर होती है वो उससे पूछती है कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। तो यूकिटो बोलता है कि अगर भले मैं तुम्हारी हेल्प ना करूं पर आर्कान्स मेरे भी दुश्मन है और तुम्हारे भी, तो बात सही है। और वो उसको गले लगाते हुए बोलता है कि वो इसे कुछ नहीं होने देगा। जिसके बाद ये आर्कान होती है वो बहुत ज्यादा ही वो रोने लगती है और यहाँ पे लौंडा उसे एकदम सांत्वना दे रहा होता है। और यूकिटो होता है वो बोलता है कि ये आर्कान भी एक बच्चे की तरह ही है, इसको मैनिपुलेट करना कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। यूकिटो होता है वो एडर को चम्मच से खाना खिला रहा होता है, जिसे पीछे से देख रही होती है और उसकी बड़ी गंदी वाली जल रही होती है कि भड़वा नई लड़की ले आया। अब अगले दिन यूकिटो होता है वो जाता है सारी सभा इकट्ठी करता है और बोलता है कि आज से तुम्हारे दो गॉड हैं, पहली गॉड है मिटामा और दूसरी है एडर। पर लोगों को समझ नहीं आता है तो यहाँ पे यूकिटो सबसे बोलता है कि देखो अब से ये दोनों हैं जिन पे तुम्हें भरोसा करना है। पर स्टिल लोग सदमे में होते हैं, पर सबसे ज्यादा सदमे में होती है मिटामा। वो सोच रही होती है कि साला कैसा भक्त है मेरा, भक्ति बांटने में लगा है। वो यूकिटो से पूछती है कि भाई तू कहना क्या चाहता है, एकदम साफ साफ कह देना, बात खत्म कर यहाँ पे। और वो कुछ ज्यादा बोले उससे पहले ही यहाँ पे मिटामा का जो फॉलोअर काउंट होता है वो अचानक से ही गिर जाता है। और अब काउंटिंग होती है वो एडर के सिर पे भी होती है, वो चालू हो जाती है, जहाँ पे अब मिटामा के फॉलोवर 1001 होते हैं और वहीं पे एडर के फॉलोवर होते हैं 1007। अब मिटामा के आधे से ज्यादा फॉलोवर होते हैं वो एडर के हो चुके होते हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गई होती है। अब यूकिटो होता है वो एडर से बोलता है कि अब मुझे अपनी पावर का एक सैंपल दिखाओ। जिसके बाद एडर होती है अपने सिर पे लगाती है एक रिबन और उसके बाद अपनी पावर को एंगेज करके एक पत्थर पे शॉट मार देती है, जिससे वो पूरा तबाह हो जाता है। अब वक्त होता है वो थोड़ा बीत जाता है, जहाँ पे मिटामा के फॉलोवर होते हैं वो फिर से 2000 से ऊपर चले गए होते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी सारे आइसोलेशन कैंप में अपना चमत्कार दिखा दिया होता है। वो उसे काफी ज्यादा खुशी होती है इस बात की, पर उसकी खुशी होती है वो ज्यादा देर की नहीं होती है, क्योंकि एडर के फॉलोवर होते हैं वो उससे भी ज्यादा हो चुके होते हैं।
सब कुछ ऐसा ही चल रहा होता है। तभी उन लोगों को एक और बंदी के बारे में पता चलता है जिसके 10,000 से ज्यादा फॉलोवर होते हैं। तब यहाँ पे हमारा युकिटो होता है वो डिसाइड करता है कि कैसे भी करके उसे उनके फॉलोवर को छीनना होगा, इसलिए वो सीधे उसके कल्ट को होता है वो ज्वाइन करने वाला होता है। युकिटो होता है वो यहाँ पे आर के साथ एक फेक कपल बनने की एक्टिंग करके वहाँ पे जाता है। उसके साथ 2 लोग और गए होते हैं जो होते हैं मिटामा और रॉय। अब युकिटो होता है वो डकिनी के पास होता है वो पहुंच जाता है। युकिटो होता है वो उन दोनों का इंट्रोडक्शन कर देता है और वो बोलता है कि मैंने आपके बारे में काफी सुना है, तो हम आपके सेट का मेंबर बनना चाहते हैं। डकिनी होती है उन दोनों की फोटो खींचती है और उसके बाद तुरंत ही मान जाती है। अचानक से युकिटो को मानो जैसे कोई झटका लग जाता है। वहीं दूसरी ओर आर होती है वो ऐसे पगला जाती है और सीधा युकिटो के ऊपर चढ़ने लगती है, पर युकिटो खुद पे काबू रखे उसे होश में ले आता है। तभी अचानक से एक धमाके की आवाज आती है और जब वो लोग बाहर जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है मिटामा बोलती है कि रॉय यहाँ पे बड़ी अश्लील हरकतें कर रहा था जिस वजह से मैंने उसे गंदा वाला पीटा है। युकिटो होता है वो चलते चलते एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम रिश होता है, जो कि डकिनी की होती है वो साथी होती है। युकिटो होता है उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं समझती है। वो बोलती है कि मैं डकिनी को बता दूंगी कि तुम लोग गद्दार हो, तो युकिटो बोलता है ऐसा मत करो। पर अचानक से ही यहाँ पे रिश होती है वो कुछ अजीब सा ही फैंटेसाइज करने लगती है हमारे युकिटो के बारे में कि वो उसे पेल रहा है। अब थोड़े वक्त बाद वो दोनों भी होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं, जहाँ पे रिश होती है वो सभी को बताती है कि डकिनी ने होता है वो एक ग्रुप बनाया था और सभी लोग उसमें ज्वाइन हो गए, तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचा, वो भी ज्वाइन हो गई। पर यहाँ पे रिश होती है वो दिल से डकिनी के ग्रुप को तबाह करना चाहती है। युकिटो भी सोचता है मुझे इस पे भरोसा नहीं है, पर इसकी बातों पे अविश्वास करने जैसा भी कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर एडर होती है वो लोगों की हेल्प करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा रही होती है और मिटामा के फॉलोवर होते हैं वो डे बाय डे कम होते जा रहे होते हैं। युकिटो होता है वो यहाँ पे बताता है कि अगर कोई गॉड होता है वो अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो उसको फॉलोवर ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं, जिससे मिटामा होती है एकदम सदमे में ही आ जाती है। वहीं दूसरी ओर रिश के कहने पे सारे लोग होते हैं वो डकिनी को होते हैं वो गंदे वाले टॉय दिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर रिश होती है वो उसके सारे फॉलोवर्स को बता रही होती है कि आखिरकार रिप्रोडक्शन होता क्या है और इस सब के पीछे मास्टरमाइंड युकिटो होता है। तभी डकिनी वहाँ पे आ जाते और वो बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। ये देख के यहाँ पे डकिनी के सारे फॉलोअर बोलते हैं कि पर रिश गलत क्या कर रही है, अगर वो कुछ नॉलेज देना चाहते हैं उसमें दिक्कत क्या है। अब डकिनी होती है वो यहाँ पे युकिटो और उसके साथियों के साथ यहाँ पे रिश को भी होती है वो टांग देती है मारने के लिए, पर डकिनी के फॉलोवर ही बोलने लगते हैं पर वो गलत क्या कर रहे हैं जो तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। रिश यहाँ पे एक्टिंग करने लगते हैं कि मुझे लगा था कि मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन उनके लिए काम की साबित होगी, पर मुझे एक और मौका दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब डकिनी उन सभी को होती है वो जेल में बंद कर देती है और उनका इंचार्ज होता है रॉय, जो कि यहाँ पे डकिनी की खूबसूरती में खो चुका होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे डकिनी के कुछ फॉलोवर होते हैं वो युकिटो की टीम को खत्म करने अंदर घुस जाते हैं। अब कुछ साल पहले का सीन हमें दिखाया जाता है जब एम्परर जिंदा था। उसने डकिनी को एक मिशन दिया होता है कि उसे दुनिया में से प्यार नाम के शब्द को हटाना है। जो बच्चे होंगे उन्हें आर्टिफिशियली तैयार कर दिया जाएगा जो कि सामने वाले बंदे की हर बात माने। डकिनी ऐसा ही करती है, जितने भी बच्चे और जितने भी लोग होते हैं वो उनके दिमाग से अपने पावर का इस्तेमाल करके इमोशन लाइक लव हटा देती है। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी डकिनी के बंदे होते हैं वो यहाँ पे उन्हें खत्म करने वाले होते हैं, तभी एडर वहाँ पे मौके पे आ जाती है। एडर के फॉलोवर होते हैं वो काफी बढ़ गए होते हैं जिसे देख के मिटामा हैरान हो जाती है। अब बाकी सारे लोग होते हैं वो सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते डकिनी के पास पहुंच जाते हैं। तभी डकिनी नोटिस करती है कि यहाँ पे रिश के हाथ में वो किताब है। डकिनी उस किताब के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन ले उससे पहले एडर वहाँ पे आके उसे कूट देती है। अब डकिनी को काफी गुस्सा आने लगता है, वो अपनी पूरी पावर इकट्ठा करने लगती है। वो बताती है कि उसके फॉलोवर्स होते हैं वो 14,000 से भी ज्यादा हैं, तो वो क्या ही है उनके सामने। अब डकिनी यहाँ पे एक ऐसा अटैक करती है जिसके बाद सभी लोगों के सेक्सुअल डिजायर होते हैं वो उभर के बाहर आने लगते हैं। अब ये मत सोचना पिछली थोड़ी लाइन पहले मैंने बोला था गंदी चीजें और यहाँ पे खुलेआम बोल रहा हूँ, तुम गंदे हो मैं गंदा हूँ, सब गंदे हैं। अब उन लोगों के अरमान इतने ज्यादा बढ़ रहे होते हैं कि अब वो युकिटो को छोड़ ही नहीं रहे होते हैं, उसको दबोचने ही वाले होते हैं। युकिटो होता है वो एडर से मदद मांगते हैं पर एडर भी उसी की ओर चढ़ रही होती है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी मिटामा होती है वहाँ पे आ जाती है और डकिनी के अटैक को होती है वो नस्ते नाबूद कर देती है। अब सब लोग होते हैं वो अपने होशो हवास में आ जाते हैं। डकिनी हैरान होती है पर उसे अचानक से ही पता चल जाता है कि उसके फॉलोवर में से काफी सारे लोग होते हैं वो रिश के फॉलोवर बन चुके होते हैं और रिश होती है वो मिटामा की फॉलोवर होती है, जिस वजह से उसकी पावर होती है वो मिटामा को मिल जाती है। तभी मिटामा होती है वो डकिनी से बोलती है कि तुम कोई गॉड नहीं हो, बस तुम उस गॉड से पावर लेती हो और जिस गॉड से तुम पावर लेती हो वो मेरे सामने पानी भरती है। थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी मिटामा ने होता है वो असली गॉड डकिनी से बोला होता है कि प्लीज यार कुछ तो रहम बतो। डकिनी यानी रियल गॉड ने होते उससे घुटनों के बल बैठ के माफी मंगवाई है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे डकिनी रियलाइज करती है कि उसके फॉलोवर होते हैं वो काउंटलेसली होते हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। अब यहाँ से वो भागने का डिसाइड करते हैं और भाग ही रही होती है, तभी रॉय आके उसे पकड़ लेता है। रॉय से पकड़ने के बाद मिटामा से बोलता है कि मैंने इसे पकड़ लिया, क्या आप मुझे अब पसंद करोगे। वो समझ नहीं पाती ये क्या हुआ।
तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारे युकितो ने होता है उसे लालच दिया होता है कि अगर तू उसको पकड़ लेगा तो यार तेरा फायदा बहुत है। तभी अचानक से डकिनी के ऊपर होती है वो एडर होती है, एक अटैक करती है जिसके बाद डकिनी यहाँ पे निस्से नाबूद हो जाती है। तभी यहाँ पे डकिनी होती है वो हमारी ऋषि से पूछती है कि उसके पास ये किताब कहाँ से आई। तो ऋषि होती है वो बताती है कि वो टोका की बेटी और उसी ने ही ये किताब उसे दी थी। ये बात सुन के डकिनी होती है पूरी तरीके से हैरान हो जाते है और उसे फ्लैशबैक आता है जहाँ पे टोका एक बच्ची होती है जिसने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरा भविष्य में एक बच्चा हो। अब युकितो होता है वो डकिनी से काफी सारे सवाल पूछने की कोशिश करता है बट डकिनी बोलती कि जा नहीं बताती। अब कुछ दिनों तक डकिनी को होता है वो जेल में कैद रखा जाता है और एक दिन ऋषि होती है वो हमारे युकितो को गले में पट्टा बांध के वहाँ पे ले आती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी साथी अभी भी हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अब ऋषि होती है वो यहाँ पे युकितो को थोड़ा परेशान करते और बोलती है कि तुम डकिनी की सारी बात मानोगे है ना। तो बोलता है कि मैडम जी आप कहती हो तो क्यों नहीं। डकिनी अब उसके ऊपर भरोसा करने लगती है। तभी हमें पता चलता है ये सब युकितो की ही चाल होती है। अब वो लोग होते हैं वो वापस विलेज में जाने लगते हैं जहाँ पे युकितो सोच रहा होता है कि डकिनी को यहाँ पे हमारे सारे प्लान के बारे में पहले से ही पता है पर जस्ट बिकॉज वो रिस से काफी ज्यादा पसंद करती है तो वो मान गई है। अब उनके फॉलोवर होते हैं वो वैसे ही बढ़ चुके होते हैं तो उसे चिंता करने की जरूरत होती नहीं है। अब जाते टाइम रास्ते में एक मॉन्स्टर से उनकी आन भेंट हो जाती है तो एडर होती है वो अपने एक ही अटैक से उसे खत्म कर देती है और जिससे देख के मिटामा पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। वहाँ पे काफी और सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं पर यहाँ पे मिटामा अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वो लोग होते हैं उन मॉन्स्टर को आगे हराते हुए बढ़ जाते हैं। अब शाम को जब वो अपने विलेज पहुंचते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि पूरी जगह तबाह हो गई होती है मॉन्स्टर के जरिए। पर मजे की बात यह होती है कि सब के सब एकदम सही सलामत होते हैं। युकितो होता है वो मिटामा से बोलता है कि प्लीज इस जगह ठीक कर दो ना। सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज यार कर देना तो वो तुरंत ही मान जाती है और सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देती है पर उसकी पावर थोड़ी खत्म हो जाती है। जब सब कुछ एकदम बढ़िया चल ही रहा होता है तभी अचानक से रिकी होता है वो दरवाजा पीटते हुए अंदर आता है और वो बोलता है कि भाई लफड़ा हो गया। वो बोलता है कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट होता है वो अटैक कर चुका है। जब युकितो सोचता है कि अब ये क्या हो रहा है भाई तभी हम देखते हैं रॉय को जो कि एक लड़की को अपनी पीठ पे बिठा के भाग रहा होता है। तभी एक बीस्ट होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। रॉय को कुछ हो उससे पहले ही वहाँ पे एडर आ जाती है और अपने अटैक का इस्तेमाल करके उसे बचाती है। अब मामला होता है वो थोड़ा कंट्रोल हो चुका होता है। युकितो होता है वो मिटामा को लेके वहाँ पे आ चुका होता है और पूछता है कि भाई कुछ हुआ तो नहीं। तो रॉय बोलता है कि हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ पर जो मेरे साथ बच्ची है वो थोड़ी घायल है। एडर होती है उसके पास जाती है क्योंकि उसे कुछ अजीब लग रहा होता है। वो बोलती है कि क्या तुम खड़ी होगी। अब वो लड़की होती है वो खड़ी होती है और चुपचाप अपना इंट्रोडक्शन दे देती है। वो बोलती है कि उसका नाम गाया है और वो भी एक आर्कान ही है और उसकी पावर होती है वो किसी भी बीस्ट को होती है वो कंट्रोल कर सकती है। और गाया होती है वो यहाँ पे युकितो के रिलीजन के ग्रुप के बारे में पूछती है। युकितो बोलता है कि पहले तू मुझे अपने इंटेंशन बता उसके बाद बताऊंगा। तो वो बोलती कुछ नहीं कुछ नया सीखना है बड़े को। अब गाया होती है उसे ये भी बता देती है कि असल में उसके बीस्ट होते हैं उससे कंट्रोल नहीं हुए जिस वजह से उसके ऊपर ही अटैक हो गया था। अब वो लोग होते हैं फिर से अपने विलेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे मिटामा होती है वो गाया से बोलती है कि देखते तो 2 ही फॉलोवर है हमारे तो बहुत ज्यादा हैं। और वो से ये बोलती कि मेरी शरण में आ जा तो तेरा बहुत फायदा है। युकितो होता है वो गाया से पूछता है कि तुम्हारे फॉलोवर तो इतने कम हैं तो तुम कंट्रोल कैसे करती हो। गाया बोलती है कि हाँ मैं मानती हूँ मेरे फॉलोवर होते हैं वो थोड़े कम हैं जिस वजह से जब मैं किसी बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मैं ही फंस जाती हूँ। अब गाया भी होती है वो लोकी को कूटना चाहती है। गाया ये भी बताती है कि लोकी दिमाग में क्या चलता है किसी को नहीं पता। उसके पास एक ऐसा प्लान है जिससे सब कुछ खत्म भी हो सकता है। अब और थोड़ी जानकारी के लिए युकितो डिसाइड करता है कि अब तो कैपिटल में जाएंगे। पर जब वो रास्ते में होते हैं वो नोटिस करते हैं कि कैपिटल के बाहर बहुत बड़ी दीवार बना दी गई है। मिटामा होती है वो बोलते हैं कि चिंता क्यों करते हो अभी इस दीवार को अपनी पावर से तोड़ देते हैं। तभी गाया बोलती है कि ऐसी बकचोदी मत करना क्योंकि लफड़े हो सकते हैं। गाया होती है वो बोलते है कि मेरे पास भी कुछ एबिलिटी है वो किसी भी चीज से अपने लिए एक बीस्ट बना सकती है। गाया एक बीस्ट को बना के दीवार फाड़ने की कोशिश करने लगती है। युकितो समझ जाता है कि गाया काफी ज्यादा पावरफुल है पर असल में वो यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया ही बना पाती है क्योंकि उसके फॉलोवर कम है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम है। अब ये मिट्टी की चिड़िया होती है उसकी फाइनल होप होती है। युकितो बोलते कुछ और नहीं हो सकता पर यहाँ पे वो बोलते हैं कि यहाँ हम ही सूख गए तो ये क्या होगा। अभी चिड़िया होती है वो दीवार तक है वो पहुंच जाती है और उसे फाड़ने की कोशिश करती है। तभी अचानक से एक बीम आके उसे तोड़ डालती है। सभी लोग होते हैं वो पूरी तरीके से हैरान हो गए होते हैं कि यार ये क्या हुआ। गाया होती है उसे बताती है कि सीधे सीधे कहा जाए तो अगर हम इस दीवार को पार करेंगे तो तुरंत ही हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। और अचानक से ही दीवार की ओर से कोई कूद जाता है। अब ये जो भी कूदा होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना खाक में मिला देंगे। जब युकितो होता है उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है ये तो अपनी ब्रिट्रेंड है। पर वो बोलती है कि नहीं मैं ऐसी कोई चीज नहीं, मेरा नाम है ब्लैक नाइट ब्रिट्रेंड। अबे बावली गैंड। अचानक से ब्रिट्रेंड होती है वो जमीन पे गिर जाती है। अब ब्रिट्रेंड की कटाना भी होती है उसके हाथ से छूट जाती है और एक झटके में ही यहाँ पे उसका मास्क भी होता है वो टूट जाता है। अब अपना बंदी रोना शुरू करती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब ये सब चल ही रहा होता है तभी अचानक से लोकी होती है वो उसके पीछे आ जाती है युकितो के
और युकिटो से बोलते कि चाहे तो तू बेटरैन को अपने साथ ले जा, वैसे मुझे इसके साथ कोई मजा आ नहीं रहा है, मतलब कैची भी नहीं चल रही। युकिटो थोड़ा होता है वो हैरान हो जाता है और अचानक से अपनी तलवार निकाल के उसके गले में डाल देता है और उसका गला होता है वो दूर कहीं जाके गिरने लगता है और अचानक से फिर से उसकी बॉडी अपीयर हो जाती है। लोकी होती है वो युकिटो से बोलने लगती है कि इतनी ज्यादा जल्दबाजी भी कोई अच्छी नहीं होती है, और साथ ही वो उससे ये भी पूछती है कि तुम आखिरकार मिटामा गाया के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिटामा होते है बोलती कि लाडले हल्के मना ले हमको, हमारे भी अच्छे खासे फॉलोवर हैं, तो ऐसे बकचोदी ना करो हमारे साथ। सभी लोग की बोलने लगती है अच्छा अच्छा ये बात है। देन वो उसे यहाँ पे बताती है कि उसके 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। अब युकिटो होता है वो सरप्राइज देने के लिए वहाँ पे हंसने लगता है और बोलता है हाँ बस इतने सही फॉलोवर हैं तुम्हारे। लोकी भी बोलता है कि अरे बाप रे इसको इतने भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब उसके साथियों को भी लगता है कि भाई के दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा, पर उसकी भी फटी पड़ी है। युकिटो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। पर जाते टाइम युकिटो होता है वो लोकी से बोलता है सुन लो, अगर तुमने गलती से भी जानबूझ के हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो सच बताते हैं अंजाम बहुत गलत होगा। और दल्लो वाली स्माइल देकर वहाँ से चला भी जाता है। अब युकिटो एक्सेप्ट करता है कि वो वहाँ पे सिर्फ बकचोदी कर रहा था, क्योंकि अगर वहाँ पे 2 सेकंड से ज्यादा और रुकते ना तो वो हमें मार डालती। तो हार बोलती तो यहाँ पे वो बंदी रोना करने की क्या जरूरत थी। युकिटो भी बोलता है कि मैं खुद इतना सरप्राइज हो गया हूँ कि उसके पास 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, और ये तो सिर्फ चमत्कार समझ लो कि हम वहाँ से बच बचा के निकल गए हैं, वरना तुम लोग की पावर मिला के इतनी नहीं हो रही है। अब यहाँ पे युकिटो की आखिरी उम्मीद बची होती है बेटरैन, क्योंकि वो कैपिटल के अंदर कुछ और दिन रह चुकी है, तो वो सिचुएशन समझने के लिए उससे इन्फॉर्मेशन मांगने लगते हैं। बेटरैन बताती है कि एम्परर के जाने के बाद सब कुछ एकदम ठीक हो गया था, पर अचानक से लोकी वहाँ पे आई और उसने राजगद्दी पे बैठ के फिर से वही शुरू कर दिया जो एम्परर करता था, वही शासन। अब इससे ज्यादा तो यहाँ पे बेटरैन को भी घंटा कोई आइडिया नहीं होता है, क्योंकि उसने काफी कोशिश की होती है कि किसी गार्ड से किसी से हेल्प मिल जाए, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है और वो एकदम ब्लैंक है। युकिटो बोलता है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि लोकी होती है वो अपनी इल्यूजन पावर का इस्तेमाल करके लोगों को अभी तक इसी विश्वास में रखी है कि एम्परर जिंदा है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि यार पूरी जो कैपिटल होता है वो एक लड़की के कब्जे में है। पर युकिटो होता है वो यहाँ पे फायदे की बात बताता है कि यहाँ पे जो लोकी है उसके जितने ही फॉलोवर हैं वो उसके खुद के नहीं है, बल्कि वो फॉलोवर होते हैं एम्परर के। अब सारी लड़कियां होती हैं वो सदमे में पहुंच जाती हैं कि भाई यार ये तो कुछ अलग ही कह गया। तभी युकिटो यहाँ पे ये क्लियर करता है कि यहाँ पे अब पावर से नहीं बल्कि दिमाग से जीता जा सकता है, और अब हमारे पास जो नॉलेज है उसी हिसाब से हम थोड़ा तो एडवांटेज उठा ही सकते हैं। अब युकिटो होता है वो सबको समझाता है कि हमें कॉन्सर्ट करना पड़ेगा, पर आर को पता ही नहीं होता कॉन्सर्ट क्या होता है, तो वो सभी को समझाता है इस बारे में। मिटामा अपने मैजिक के जरिए काफी सारी चीजें बना देती है, पर यहाँ पे बेटरैन होती है वो किसी भी चीज को यूज नहीं कर पाती है, जिससे वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और एक कोने में जाके रोने लगती है। युकिटो से गले लगाकर वो बोलता है कि ऐसा कुछ अपने आप पे अफसोस करने की जरूरत है नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा काम है। और अब युकिटो जहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी को एक अलग अलग काम सौंप देता है। अब हम बेटरैन को देखते हैं जो कि ट्रक के अंदर होती है, वो लेटी हुई होती है और ट्रक चलाने वाली होती है गाया। पहली बात तो वो पहुंच कैसे गई। बेटरैन यहाँ पे सिर्फ चेक कर रही थी गाया आखिर कर क्या रही है। गाया जंगल के बीच में एक छोटे से घर के अंदर होती है, वो जाने लगती है। अब ये जंगल में घर होता है वो किसी चीज से भी है वो जुड़ा नहीं होता, चाहे किसी आइसोलेशन कैंप हो या कैपिटल, किसी से नहीं जुड़ा है। और जब दरवाजा खुलता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि उसे मदर बोलते हैं। जो बच्चे होते हैं उसकी लिटरली परवाह भी करते हैं। यहाँ पे गाया होती है वो न अच्छे बच्चों के साथ एकदम अच्छे से खेल रही होती है। अब बेटरैन होती है जो भी कुछ यहाँ पे देखती है वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो युकिटो को दे देती है कि देखो भाई ये हुआ है। युकिटो होता है वो गाया के पावर के बारे में बताने लगता है कि ऐसा हो सकता है इसकी पावर होती है वो एक फैमिली ट्री की तरह काम करती है। जैसे फैमिली के 2 हेड होते हैं, अब उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं और उनके बच्चे होते हैं जो कि फॉलोवर बनते हैं गाया के। और अगर गाया होती है वो इसी रफ्तार में आगे बढ़ती रही तो शायद वो हर विलेज में अपना एक कल्ट बना ले। और अब युकिटो को मानना ये होता है कि कैसे भी करके उसे ये सिचुएशन ब्रेक करनी होगी बिना गाया को ज्यादा कुछ पता चले। सीधे कहा जाए तो उनके लीडर को वहाँ से हटा दो और अपने लीडर को वहाँ पे रख दो। जहाँ पे युकिटो होता है उसे सारी सिचुएशन समझा रहा होता है। वो बोलता है कि गाया के फॉलोवर को अगर वो अपने प्यार के जाल में फंसाती है तो मे भी उनका काम बन सकता है, क्योंकि अगर वो बच्चे होते हैं वो गाया के साथ होते हैं वो चले तो मैनिपुलेशन के जरिए एक दिन चल के बेकार हो जाएंगे या फिर कहो चलती फिरती डेड बॉडी। अब यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो उन लोगों के सामने आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो बे। मिटामा बताते हैं कि यार हम भी भगवान हैं, मानो तो मानो नहीं तो मराओ। युकिटो बोलता है लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम सारे बच्चों को ले आई हो। वो बोलते कि पहले भड़वे मेरे फॉलोवर लौटा। युकिटो होता है वो डिसाइड करता है और वो बोलता है कि कैसे भी करके अब मुझे इन बच्चों को मैनिपुलेट करना होगा, चाहे वो बातों से या फिर उनके मेंटली थोड़ा करना पड़ेगा। पर वो बात यहाँ पे बनती नहीं है। वो बच्चे होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से हमारा लौंडा सोचता है कि भागो यहाँ से, पर यहाँ पे धरती कंप आने लगता है, यानी सब कुछ हिलने लगता है। मिटामा बोलती है कि हमें यहाँ से भागना होगा। तभी अचानक से गाया होती है वहाँ पे आ जाती है और बोलते कि यार तुझे क्यों बकचोदी करनी है मेरे साथ। मिटामा बोलते कि अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी यहाँ पे युकिटो होता है उसका मुंह बंद करता है और यहाँ पे गाया से बोलता है मेरे ग्रुप से दूर रहो, उनकी कोई भी गलती नहीं है, वो सब मेरे कहने पे कर रहे हैं।
और ऑल्सो तुम जितने भी फॉलोअर बनाती हो हम उसे अपने काबू में इजीली कर सकते हैं। गाया होती है यहाँ पे हंसने लगती है और बोलती है कि तुमने काफी देर कर दी, और अचानक से जमीन फटती है और उसके अंदर से एक धुंध टाइप की चीज निकलती है जो कि पूरे जंगल को अपने अंदर अब्सॉर्ब करती है। जब यूकिटो सामने देखता है तो वो नोटिस करता है कि वहाँ पे एक जायंट बीस्ट अपीयर हो चुका होता है जिसे टाइफन कहते हैं। गाया बोलती है कि अगर तुम्हें असली अरकान की पावर देखनी ही थी तो सीधा बोलते, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वो पीछे पड़ जाते हैं हमारे यूकिटो के। यूकिटो होता है वो बच्चों को लेके वहाँ से भाग रहा होता है, पर एडर होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनमें से एक के सिर को उड़ा देती है। मामला थोड़ा ठंडा होता है पर एकदम रुका नहीं होता है। अब ये जो टाइफन होता है वो यहाँ पे उन लोगों के ऊपर अपना एक बीम से अटैक कर देता है, पर मिटामा होती है वो जड़ों को इकट्ठा करके उन लोगों को बचाती है। यूकिटो होता है वो मिटामा से बोलता है कि कुछ तो कर यार, बैठने के लिए बुलाया थोड़ी है। मिटामा बोलती है ये क्रिएचर होते हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट है और इनके ऊपर डिकनी के भी पावर का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वो ये भी बोलती कि अब हम करें तो करें क्या। अब उनके ऊपर वो टाइफन होता है वो अटैक करने वाला होता है, तभी सोल्मन भाई आई मीन टू से शिरुरु वहाँ पे आ जाती है और टक्कर मार देती है। देन अब वो लोग होते हैं वो गाड़ी में चढ़ जाते हैं जहाँ पे शिरुरु बोलती है कि भड़वो, और अब वो वहाँ से जाने लगते हैं। पर यहाँ पे टाइफन भी नहीं रुकते हैं, वो उनके ऊपर कंसिस्टेंसी अटैक करते हैं। शिरुरु होती है वो गाड़ी में जितने बटन होते हैं सभी चला के देख लेती है कि कहीं कुछ से तो भागेगी। अब यहाँ पे चलाने वाली होती है आर, जो कि एकदम अच्छे से चला रही होती है और सारे अटैक से बचते बचते वो आगे बढ़ रहे होते हैं। शिरुरु होती है वो यहाँ पे आर को एक ताना मारती है, जिसके बाद उसका दिमाग होता है वो सठिया जाता है और वो स्पीड लिमिट भी क्रॉस कर देती है, जिसकी वजह से उसका मीटर टूट जाता है और अब उसका ट्रक होता है वो एकदम गोल गोल घूम रहा होता है। पर ऐसे मैनेज करके वो लोग होते हैं वहाँ से भाग लेते हैं। एडर होती है वो यूकिटो से पूछते हैं कि आखिरकार ये क्रिएचर था क्या। तभी यहाँ पे जो बच्चे बैठे होते हैं वो बताते हैं कि ये टाइफन है और ये उसकी मॉम यानी गाया के होते हैं वो मोस्ट पावरफुल क्रिएचर में से एक है। और जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते तभी टाइफन होता है वो जमीन के अंदर से बाहर निकलता है और हमें पता चलता है कि टाइफन की रियल बॉडी होती है वो उसकी नॉर्मल फॉर्म से काफी ज्यादा बड़ी है। पर आर होती है वो अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं करती और चुपचाप सीधे सीधे जाने लगती है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे होते हैं वो नीचे ही गिरने लगते हैं। पर यूकिटो होता है वो तुरंत ही उनको झट से पकड़ लेता है। बच्चे तो बच जाते पर यूकिटो होता है वो अचानक से नीचे फिसल के गिर जाता है और उसके बहुत चोटें आ जाती हैं। अब जो टाइफन होता है वो अचानक से होता है उसके अंदर अपने टेंटिकल डाल देता है और यूकिटो के घोड़े दोनों लग जाते हैं। अब यूकिटो कुछ और करे या हो उससे पहले यहाँ पे मिटामा होती है वो चुपचाप ट्रक में से होती है वो उसके पास आके कूद जाती है उसे हील करने के लिए। पर टाइफन होता है वो यहाँ पे नहीं रुकता है, बल्कि वो यूकिटो और मिटामा को साथ में लेके होता है वो उसे कचर कचर करके खाने लगता है, या मिनट उसे स्वॉलो कर जाता है। जब यूकिटो अपनी आंखें खोलता है वो नोटिस करता है कि उसे बांध दिया गया है और साथ में यहाँ पे मिटामा होती है वो नीचे अधमरी पड़ी है। यूकिटो के आसपास सब है वो खून ही खून होता है, तभी वो नोटिस करता है कि सामने गाया अपने ट्रू फॉर्म में होती है जिसे वो पहचान भी नहीं पाता है। बाय द वे हम भी नहीं पहचान पाते क्योंकि कड़क माल लग रही होती है। गाया बताती है कि असल में अभी वो टाइफन के पेट के अंदर है, जो कि एक्जैक्टली उसका बेस भी है। गाया यूकिटो को बताती है कि उसने लगभग उसे 300 बार मारने की कोशिश की है, पर मिटामा ने हर बार उसे रिवाइव कर दिया है। अब जो गाया का टाइफाइन होता है वो धीरे धीरे करके कैपिटल की ओर बढ़ रहा होता है, तभी यूकिटो होता है वो उससे पूछता है कि तुम्हारा फॉलोअर काउंट तो बहुत कम है, तो तुम जीतोगी कैसे। तो गाया बताती है ज्यादा सोचे समझे मत, क्योंकि टाइफाइन होता है जब तक मेरे साथ है मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, और बाकी अरकान को तो होते हैं हम बाद में ही संभाल लेंगे। गाया होती है वो यूकिटो से पूछती है तुम एम्पायर को उसके बनने से पहले से जानते हो है ना। गाया होती है वो यूकिटो को बताती है कि असल में जो टाइफाइन भी होता है उसे इंसानों ने ही बनाया है लड़ाई झगड़े के लिए। गाया उसे ये भी बताती है कि जितने भी अरकान्स होते हैं उनकी मेमोरी को होता है वो इरेज कर दिया गया है, पर ऐसे न तैसे करके उसे उसकी मेमोरी याद है। उसको लास्ट टाइम याद है जब उसकी मदर ने होता है उसे एक अरकान यानी एक गॉड बनाया था। देखो उसकी मदर का बेसिकली ये गोल था कि हमें सिटी के साथ नहीं चलना, हमें नेचुरल चलना है आगे, और अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने लालच को बढ़ाने के लिए उसने अपनी बेटी गाया का पूरा इस्तेमाल किया। पर एक दिन गाया होते वहाँ से भाग गई और जैसे ही आई उसने अपनी मदर को ही मार डाला। वो बोलती है कि सारे अरकान की यही एक स्टोरी होगी और तो क्या डिफरेंट होगा। गाया यूकिटो से बोलती है कि तुम एक नाकामयाब इंसान हो, तुम चाहते हो तुम्हारे आसपास के लोग ठीक रहें, इससे क्या फायदा होता है तुम्हारा, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद से और बाकियों से झूठ बोलते हो। यूकिटो के पास उसके पास्ट और प्रेजेंट दोनों का होता है वो एक्सपीरियंस होता है। वो बोलता है कि भले ही मैं ऐसा हूँ पर तुम भी तो मेरी तरह ही हो, तो वो उस बात को इजीली एक्सेप्ट भी करती है। वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, क्योंकि तुम्हें भी भगवान नहीं पसंद थे और मेरी मदर की वजह से मेरे अंदर वो भगवान को चाहने वाली इच्छा भी मर गई है। और दूसरे अरकान्स होते हैं वो यहाँ पे भगवान को जिंदा करना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं चाहती, और अगर इसे रोकने के लिए दुनिया तबाह करनी पड़े तो मंजूर है बहनचोद। अब अचानक से हम नोटिस करते हैं कि यूकिटो के जितने भी दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे भाई। यूकिटो एकदम हैरान हो जाता है और वो बोलने लगते हैं कि अभी तक उसने उसकी जान बचाई है, लोगों की मदद की, अब उनकी बारी है यूकिटो का ये फेवर वापस देने की।
यहाँ पे उन्होंने एक पॉप शो रख दिया होता है जहाँ पे एकदम परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, जिससे जितने भी फॉलोअर होते हैं उनकी पावर होती है वो मिटामा के पास जाए। अब लो की होती है वो पावर, यानी जो फॉलोइंग होती है वो उन सभी को पावर दे रही होती है। जैसे कि एडर को जितनी पावर मिली होती है वो हवा में उड़ने लगती है और सीधा जाते हैं, और सारकान को होती है वो मारने लगती है, जिससे उसके कुछ हाथ पैर होते हैं वो टूट जाते हैं। और डिकनी होती है, उसको जितनी पावर मिल रही होती है उसकी मदद से वो टाइफाइन को अपने साथ ही लड़ने पे मजबूर कर देती है। अब वो सारे लोग होते हैं वो मेल झोल मिठा के होते हैं, वो यहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। पर मामला यहाँ पे तब बिगड़ जाता है जब उन लोगों को पता चलता है कि ये टाइफाइन होता है वो खुद को रीजनरेट कर सकता है, और रीजनरेट होने के बाद वो उन सारे फॉलोवर्स के ऊपर होता है वो अटैक करने लगता है। उन लोगों को कुछ नुकसान है उससे पहले ही मिटामा अपनी थोड़ी बची हुई पावर्स का इस्तेमाल करके उसे बचाती हैं। अब युकिटो होता है वो गाया को अचानक से अपने पास बुलाता है और वो आते भी और अचानक से वो उसके सिर में अपना सिर दे मारता है। मामला थोड़ा गंभीर होता है जब यहाँ पे मिटामा होती है वो युकिटो से बोलती है कि अगर वो उसके ऊपर भरोसा करता है और उसका फॉलोवर बनता है तो उसको अच्छी खासी पावर मिल जाएगी, और अगर वो ऐसा करेगा तो हम यहाँ से इजीली बच जाएंगे और सबको हरा भी देंगे। युकिटो बोलता है अगर यही है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। युकिटो होता है वो यहाँ पे मिटामा से बोलता है कि पहले तुम मुझे आजाद करो, उसके बाद तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा पक्का वाला फॉलोवर बन जाऊंगा। तो मिटामा होती है उसके हाथ की बेड़ियां तोड़ देती है। युकिटो जैसे ही नीचे उतरता है वो पास में ही पड़ी हुई टेबल को होता है वो गाया की ओर दे मारता है और सोचता है कि अब तो इसे मैं ही निपटा दूंगा, पर गाया अचानक से उठ खड़ी होती है और उसे ऊपर फेंकती है और अपना एक और शानदार अटैक करके वो युकिटो को लगभग खत्म करने ही वाली होती है। तभी हम बाहर एडर को देखते हैं जो कि अचानक से फिर से स्टेज पे आती है और माइक होल्ड करके बोलती है, जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं मैं चाहती हूँ कि वो भगवान के लिए मुझसे भरोसा छोड़ के या भी मिटामा के ऊपर भरोसा करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो तब जाके यहाँ पे मिटामा होती है वो सबकी रक्षा कर पाएगी। और जैसे ये होता है मिटामा की पावर्स होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो खुद को होती है वो गाया की कैसे आजाद करती है। मिटामा होती है वो एक ग्रास प्लांट को होती है फिर से खड़ा करती है जो कि उसका सोल्जर होता है जो कि टाइफाइन के एकदम बराबरी का होता है। वहीं युकिटो होता है वो अंदर की तरफ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से यहाँ पे गाया के साथ बैटल कर रहा होता है। इस दौरान वो अपने एक हाथ को भी खो देता है, पर मिटामा के भक्त होने के नाते उसका हाथ होता है वो तुरंत ही रीजनरेट हो जाता है और वो इसके बाद गाया को गले से पकड़ लेता है। पर गाया होती है उसे धक्का देती है और उसको पीछे हटाने की कोशिश करती है, पर युकिटो बोलता है कि इतने हल्के में ले रही छोरी, और वो उसके मुंह पे एक पंच मारता है जिसके जरिए वो जमीन पे आ जाती है। पर युकिटो नंगा क्यों है? अब मजाक से हटके युकिटो बोलता है कि तुम मुझे जितनी चाहे मार लो, पर यहाँ पे मिटामा होती है मुझे हील करती रहेगी। मिटामा भी होती है वो यहाँ पे गाया से बोलती है कि सुन भी दल्ली, यहाँ पे हमारे वाले बंदे को छोड़ दे वरना यहीं पटक के पेल देंगे। अब युकिटो होता है वो भागता है और सीधा पकड़ता है गाया को और वहाँ पे पटक के पेलने लगता है, मतलब पलट देता है उसको। पर गाया भी होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे युकिटो को अपने टेंटिकल के जरिए पकड़ लेती है। अब यहाँ पे गाया होती है वो युकिटो को मारने वाली होती है, पर युकिटो को कुछ हो उससे पहले ही अचानक से मिटामा का जो प्लांट बाहर लड़ रहा होता है उसका एक टेंटिकल अंदर आता है और यहाँ पे गाया के अंदर छेद कर देता है। गाया को जैसी चोट लगती है वो यहाँ पे टाइफाइन भी होता है वो गायब हो जाता है और अब यहाँ पे मिटामा और यहाँ पे युकिटो होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। जहाँ पे मिटामा होती है वो युकिटो को पकड़ लेती है और सेफली नीचे ले आती है। अब युकिटो के जितने भी दोस्त होते हैं वो जाते हैं उसके पास और उससे हाय हेलो मिलने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर होते हैं जो बच्चे होते हैं वो गाया यानी अपनी मदर के पास जाते हैं और उसे चेक करते हैं। जहाँ पे गाया अभी भी सही सलामत होती है वो बोलती है कि अगर वो बच्चे यहाँ पे रिवेंज चाहते हैं तो वो इजीली अभी उसको मार सकते हैं क्योंकि वो रिटर्न में कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एक बच्चा होता है वो अपने पास से चाकू निकालता है और यहाँ पे गाया की ओर बढ़ने लगता है, उसे लगभग मारने ही वाला होता है। तभी एक दूसरी बच्ची वहाँ पे बीच में आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें इन्हें नहीं मारना चाहिए। अब इसके बाद वो बच्चा भी होता है बोलता है ठीक है भैया नहीं मारा, और गाया होती है अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचती है कि उसकी लाइफ कोई अच्छी नहीं रही है। एज फॉर इस गांव की परंपरा वो लोग होते हैं वो भंड होकर पार्टी वार्टी करने लगते हैं जहाँ पे टेकनी बनी होती है डीजे और बाकी सब दे रहे होते हैं बीजे। पर एडर को यहाँ पे आइसक्रीम कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही होती है। वहीं दूसरी ओर युकिटो होता है उसने गाया को एकदम अभी तक सही सलामत रखा होता है। वो उसे बोल रहा होता है कि वो उसके ऊपर और उन बच्चों के ऊपर नजरें बनाए रखेगा। अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगी, जहाँ पे काय नाम का एक बच्चा होता है वो उसे सब कुछ बता दे। अब यहाँ पे मामला एकदम सही सलामत होता है, सेट हो चुका होता है, लौंडे को रिक्रूट कर दिया गया होता है। वही मिटामा होती है वो गाया से बोलती है कि हमारे साथ हाथ मिला लो चैन की जिंदगी जियोगी, पर गाया उसे ही परेशान करने लगती है। जब ये बकचोदी चल रही होती है तभी यहाँ पे जो लोकी होती है वो अचानक से हमारे लौंडे के पीछे आ जाती है, जहाँ पे हमारा लौंडा तुरंत ही उससे पूछता है कि मिटामा का इतना हाई फॉलोवर काउंट है वो तुम्हारी देन है ना? लोकी बोलता है कि हाँ, क्योंकि ये टाइफाइन होता है वो मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग लग रहा था जिस वजह से सोचा कि यही करना सही रहेगा, तो हाँ मैंने अपने कुछ फॉलोवर इसे भी दे दिए। युकिटो बोलता है कि इसका मतलब तुम अभी भी हमें कमजोर समझ रही हो, तो ऐसी गलती मत करो यार, क्योंकि हम भी शतरंज के वो खिलाड़ी हैं जब अपना दांव चलते हैं तो सामने वाला भौचक्का रह जाता है। लोकी भी बोलने लगती है
कि अगर मेरे रहमो करम को अगर तुम कुछ अलग समझ रहे हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि हम भी कच्चे खिलाड़ी बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे लोकी वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हमारा लौंडा थोड़ा एंजॉय करने लगता है। तभी हम देखते हैं आर और शिरोरू को, जो कि उसे कोने में ले जाने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर यहाँ पे ये लौंडा है तो हमें तो सब बचा ही लेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब, 100K के काफी करीब है। अगर तुम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करोगे एक सब्सक्राइब बटन दबा के तो हम पहुंच जाएंगे। ऑल्सो अगली वीडियो जितनी जल्दी हो सके उसे लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो सीरीज बहुत ज्यादा एची हारम जॉनरा की है। इन द एंड सायोनारा और बाय बाय। मिलता हूँ तुमसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय बाय।